हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स कोड। आज के इस लेक्चर में हम लोग पीटी 365 जो अपडेटेड मैगजीन आई है, जहां पे जनवरी तक का करंट अफेयर कवर किया हुआ है, उसके इकोनॉमी के सेक्शन को देखेंगे। इससे पहले जो पॉलिटी और आईआर है उसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, और सब्जेक्ट वाइज जितना भी पीटी आपका आया है अभी तक उसको भी हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए इकोनॉमी के सेक्शन को देखते हैं। इकोनॉमी में सबसे पहले बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज को देखते हैं। सबसे पहले बेसल 3 एंड गेम के बारे में न्यूज है। कंज्यूमर बैंक एसोसिएशन एक व्हाइट पेपर रिलीज किया जिसमें बेसल 3 एंड गेम प्रपोजल के इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया गया। देखिए, बेसल नॉर्म्स जो है ना, ये स्टैटिक पोर्शन में आपने पढ़ा होगा, बैंक से रिलेटेड नॉर्म्स होते हैं। मतलब ये वो सेट ऑफ मेजर्स हैं जो कि बेसल कमेटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा लाए गए थे, ताकि हम लोग बैंकिंग सिस्टम जो है उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा मजबूती ला सके, रेगुलेशन अच्छा कर सकें। सबसे पहले बेसल 1 के नॉर्म्स आए थे 1987 में। इसमें क्रेडिट का जो रिस्क है, जो बैंक क्रेडिट देते हैं, उसको रिड्यूस करने की बात की गई थी। उसके अलावा जितना रिस्क होता है उसी के हिसाब से बैंक को असेट मैनेज करने का निर्देश दिया गया था। मतलब ऐसे समझिए कि एक ना क्रेडिट टू रिस्क रेशो होता है। जितना बैंक लोन देता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, उससे एसोसिएटेड जितना रिस्क होता है उसके हिसाब से बैंक को अपने पास सर्टेन एसेट जो है वो रखना पड़ता है, ताकि अगर फॉल हो जाए, क्रेडिट उसको वापस ना मिले, तो बैंक के पास उतना पैसा रहे हमेशा कि बैंक खुद को चला सके। यही आपके बेसल नॉर्म्स हैं। हर एक बेसल नॉर्म जो है 1, 2, 3, इसके हिसाब से क्या होता गया कि जो आपका रिस्क वेटेड रेशो था, या कह लीजिए रिस्क के हिसाब से जो बैंक को एसेट अपने पास रखना था, उसका परसेंटेज बढ़ता चला गया। बेसल 2 के नॉर्म्स 2004 में आए, जहां पे क्रेडिट के रिस्क पे फोकस किया गया, रिस्क वेटिंग ऑफ एसेट पे फोकस किया गया, और मिनिमम लेवल जो है वो सेट कर दिया गया कैपिटल का, जो बैंक को अपने पास हमेशा रखना ही था। बेसल 3 के नॉर्म्स 2010 में आते हैं। इसमें और ज्यादा रॉबस्ट फ्रेमवर्क जो है कि कितना कैपिटल बैंक को अपने पास रखना है, उसको थोड़ा और मजबूत किया गया। साथ में साउंड लिक्विडिटी और लेवरेज रेशो मेंटेन करने के लिए बैंक को बोला गया। लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या होता है कि बैंक के पास वो एसेट जो कि लिक्विड फॉर्मेट में है, मतलब मार्केट में अभी उसको उतारो, उसको लेने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा ना, जैसे पैसा हो गया। और अब बात करेंगे बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन की, जिन्होंने ये नॉर्म लाए थे 1974 में। इस कमेटी को सेटअप किया गया था। ये एक प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो कि बैंकिंग के रेगुलेशन को लेकर वाइज डिसीजन लेता है, साथ में बैंक को सुपरवाइज करता है। 45 मेंबर है इसमें, सेंट्रल बैंक्स वगैरह ही इसमें मेंबर्स हैं। इसके अलावा इसका जो डिसीजन होता है उसका कोई लीगल फोर्स नहीं है, चाहे तो मना भी किया जा सकता है। बेसल 3 एंड गेम क्या है? देखिए, बेसल 3 के नॉर्म्स जो थे, दैट वाज द लास्ट रिफॉर्म्स या नॉर्म्स जो आए थे, ठीक है। तो ये फाइनल सेट ऑफ रूल है, इसीलिए बेसल 3 एंड गेम इसको कहा जा रहा है। इसका जो पोटेंशियल इंपैक्ट होगा वो ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के ऊपर भी होगा, क्योंकि वहां पे 21% कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है इन बैंक्स के पास वो बढ़ चुका है। ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट में कैसे समझिए कि अगर ये बैंक्स फेल हुए तो पूरा इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो सकता है। बेसल नॉर्म्स इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट हुए? 1 का जो अडॉप्शन है, बेसल 1 का, वो आरबीआई ने अडॉप्ट करवाया 98 और 99 के आसपास, ताकि हम लोग कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर सकें। बेसल 2 की गाइडलाइन जो है ये आपकी 2007 में फाइनली इंडिया के अंदर अनाउंस की गई। बेसल 3 जो है वो 2021 के बाद से हमने फुल्ली अडॉप्ट कर लिया। आरबीआई जो है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जो है वो बेसल के अकॉर्डिंग लेके आता है। जैसे अगर बेसल वाले ये कहते हैं ना कि आप 8% कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो अपने पास रखो, तो आरबीआई बोलेगा आप 11% रखो, ठीक है। तो आरबीआई के जो नॉर्म्स होते हैं ना वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द बेसल नॉर्म्स। न्यू बैंकिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के पैरामीटर्स जो बेसल 3 ने इंट्रोड्यूस किए थे उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बताया गया कि बैंक को जो अपने पास कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखना है रिस्क के हिसाब से, वो 2.5% का रहेगा। बैंक को लेवरेज रेशो जो है वो 3% तक मेंटेन करना रहेगा। ये सारी टर्म्स अभी आगे पढ़ेंगे। काउंटर साइक्लिक बफर की अगर बात की जाए तो 0 से 2.5% के बीच में ही होना चाहिए। मतलब ऐसे समझिए कि एक साइकिल होता है ना इकोनॉमी के अंदर, जब इकोनॉमी बूम करती है फिर उसमें स्लो डाउन आता है, फिर से वो बूम करती है, ठीक है। अगर मान के चलिए इकोनॉमी बूम कर रही है लेकिन सडन स्लो डाउन हो गया, मतलब वो साइकिल जो है वो स्लो डाउन में ही चलता चला गया, तो उसको दोबारा से साइकिल को रिवाइव करने के लिए काउंटर साइक्लिक मेजर्स बैंक को लेने पड़ेंगे। पैसे को इंजेक्ट करना पड़ेगा इकोनॉमी को बूम करवाने के लिए। यही होता है काउंटर साइक्लिक बफर जो बैंक अपने पास रखता है। मिनिमम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वो मोर देन 100% है। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो मोर देन 100% है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखी गई है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा।
टीयर वन कैपिटल को हम कोर कैपिटल कहते हैं। ये कैपिटल कौन सा होता है? जो स्टॉक के फॉर्मेट में, डिस्क्लोज्ड रिजर्व के फॉर्मेट में बैंक के पास होता है। टीयर टू कैपिटल सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है। इसमें बाकी सारे कैपिटल्स आते हैं, जैसे कि बैंक के पास रीवैल्यूएशन का कोई रिजर्व होगा, लॉस रिजर्व होगा, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व रखा होगा। रिस्क वेटेड एसेट कौन से हो गए? ये वो अमाउंट होता है कैपिटल का बैंक के पास जो बैंक हमेशा इसलिए रखता है कि अगर बैंक के ऊपर रिस्क आता है तो बैंक जो है वो अपने रिस्क को मैनेज कर सके। और ये रिस्क किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि बैंक ने जितनी लैंडिंग या जितना क्रेडिट मार्केट में प्रोवाइड किया है उस क्रेडिट को बैलेंस करने के हिसाब से, या क्रेडिट दिया जो है उसके रिस्क को बैलेंस करने के हिसाब से बैंक जो है वो अपने पास एसेट रखता है। अगर ज्यादा क्रेडिट मार्केट में दिया है तो ज्यादा रिस्क है, तो ज्यादा रिस्क को सस्टेन करने के लिए कितना एसेट बैंक अपने पास रखेगा, यही होगा रिस्क वेटेड एसेट। लेवरेज रेशियो क्या होता है? ये बताता है कि कंपनी का जो कैपिटल है वो कितना कर्जे से निकल कर आया है। मतलब ऐसे समझिए कि कितना कंपनी खुद को जो सस्टेन कर रही है वो अपने पैसे से कर रही है या बाहर से डेट या कर्जा लेके सस्टेन कर रही है। उसके बाद आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है ये बैंक्स को ये बोलता है कि एक सर्टन बफर जो है हमेशा से बैंक के पास उस एसेट का होना चाहिए जो लिक्विफाइड फॉर्मेट में हो। जैसे कि बैंक के पास सिक्योरिटीज है ना, मार्केट में किसी को भी सिक्योरिटी बॉन्ड देंगे वो रिटर्न में पैसा देगा। तो लिक्विफाइबल एसेट जो है वो सर्टन रेशियो का बैंक को हमेशा अपने पास जो है वो मेंटेन करके रखना है ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस को डील किया जा सके। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो क्या है? इसमें आप ऐसे समझिए कि बैंक को रिवाइव किया जाता है, बैंक को कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी जो एक्टिविटीज है वो और स्टेबल तरीके से सस्टेन कर सके, स्टेबल सोर्सेज से इनकम जनरेट कर सके। काउंटर साइक्लिक बफर मैंने आपको बताया है, ये क्या होता है? इसमें बैंक कैपिटल रखते हैं अपने पास। मतलब आप ऐसे समझिए कि बैंक ने बहुत सारा क्रेडिट अगर मार्केट में दे दिया और सडनली इकोनॉमी जो है या फिर हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो स्लो डाउन पे चला गया, तो बैंक का दिया हुआ क्रेडिट या पैसा जो है वो तो डूब जाएगा। तो एक्सेसिव क्रेडिट जब भी बैंक प्रोवाइड करता है तो उस टाइम पे काउंटर साइक्लिक बफर के तौर पे बैंक अपने पास कैपिटल हमेशा रखता है ताकि अगर डाउन टर्न इकोनॉमी में आता है तो बैंक लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सके। इंपॉर्टेंट रेशियोज यहाँ पे बताई गई हैं। लेवरेज रेशियो अगर बेसल नॉर्म के हिसाब से निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला टीयर वन कैपिटल डिवाइड बाय एक्सपोजर मेजर है। इसी तरीके से कवरेज रेशियो जो है उसमें हाई क्वालिटी का जो लिक्विड एसेट होगा बैंक के पास उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल नेट कैश फ्लो से जो 30 दिन में आया है। इसी तरीके से एनएसएफआर यानी नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो कैसे हम मेजर करेंगे कि अवेलेबल स्टेबल फंडिंग कितनी है और रिक्वायर्ड कितनी चाहिए। फिर इसी तरीके से जो आपका सीएआर है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये सिंपली जितना कैपिटल है टीयर वन और टू का उसको डिवाइड कर दिया जाता है रिस्क वेटेड एसेट से, उससे आ जाता है। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात करेंगे। आरबीआई ने 2024 की जो लिस्ट है रिलीज कर दी है। दरअसल ये अपने साइज के हिसाब से बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें ना बहुत ज्यादा मतलब ऐसे समझिए कॉम्प्लेक्सिटी होती है इनको डील करने के लिए। और अगर ये बैंक फेल होते हैं तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता हमारे पास, क्योंकि ये बहुत कनेक्टेड होते हैं इकोनॉमी के साथ। तो ये वो बैंक हैं दैट आर टू बिग टू फेल, मतलब वो फेल नहीं हो सकते हैं। अगर फेल हुए तो एसेंशियल बैंकिंग सर्विस और इकोनॉमी को मेजर डिसरप्शन फेस करना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआई, ये अभी तक हमारे 3 आरबीआई की लिस्ट के हिसाब से डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं। डिक्लेरेशन की बात की जाए तो जो फ्रेमवर्क है आरबीआई ने 2014 में निकाला था, ये फ्रेमवर्क बेसल कमेटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन के फ्रेमवर्क के हिसाब से निकाला गया है। जो भी बैंक का साइज होगा उसकी जीडीपी के हिसाब से उसको मापा जाएगा। अगर 2% से ज्यादा निकलता है तो फिर उसको डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। बैंक जो है उनको 5 बकेट में प्लेस किया जाता है कि कितना उनका एडिशन कॉमन इक्विटी टीयर वन के अंदर आता है और रिस्क वेटेड एसेट रेशियो उनके पास कितना है। बकेट वन जो है उसमें बकेट वन वाले जो बैंक है उनको हमेशा अपना लोएस्ट कॉमन इक्विटी टीयर वन जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। बकेट 5 वाले बैंक के पास टारगेट थोड़ा हाईएस्ट होता है। अगर फॉरेन बैंक है और उनकी ब्रांच इंडिया के अंदर प्रेजेंट है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उनको ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो है अगर उसका दर्जा दिया गया है तो उनको भी ये कॉमन इक्विटी टीयर वन का कैपिटल जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन वाले हैं तो इसलिए ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के द्वारा ये लिस्ट जो है ये ग्लोबल वाली रिलीज की जाती है। WPI बेस या रिवीजन की बात करेंगे। गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में एक वर्किंग ग्रुप बनाया है ताकि होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है उसके रिवीजन के बारे में डिस्कस किया जा सके। 2011-12 हाल फिलहाल में बेस ईयर है जब भी हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। 2022-23 इसको लेके आने की वो की जा रही है कोशिश।
वर्किंग ग्रुप के जो हेड है वो प्रोफेसर रमेश चंद्र होंगे, जो कि नीति आयोग के मेंबर है। इसके अलावा जो भी प्रेजेंटेशन होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, उसके ऊपर बात की जा रही है, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे हमें शिफ्ट कर जाना चाहिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स पे ऑलरेडी यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए ये क्या होता है, होलसेल में हम सामान नहीं मिलता ना, हमें होलसेल में सामान कौन खरीदेगा, दुकानदार जाके खरीदेगा, फिर वो हमें जो सामान बेचेगा वो बोलेंगे कि हमने रिटेल मार्केट से खरीदा है, ठीक है। तो होलसेल में बल्क में सामान मिलता है। तो इसको हम कैसे, होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैसे नापते हैं, इसमें हमें ये पता लगता है कि बल्क सेल जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है उसमें कितना एवरेज चेंज उनके प्राइसेस में आया है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसी को बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो दरअसल क्या माना जाए कि ये इन्फ्लेशन को बताता है। किस सेंस में, ये उस जगह के इन्फ्लेशन को बताता है जहां पे बल्क में गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, वो हो रहा है। और ये केवल डोमेस्टिक मार्केट में मेजर किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं किए जाते। इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, उनके द्वारा रिलीज किया जाता है। और कुछ बास्केट ऑफ कॉमोडिटीज होती हैं, उनका एवरेज वेट लिया जाता है, फिर उन्हीं में वेरिएशन देखा जाता है कि कितना प्राइस चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उसका बल्क में सेल हो रहा था, उसी को फिर डब्ल्यूपीआई कहते हैं। देखिए 697 आइटम है, 3 मेजर ग्रुप में बांटी गई है। प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। जो प्राइमरी आर्टिकल है उनका वेटेज जो है वो 22 है 100 में से। फ्यूल पावर का सबसे कम है, मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा है 64, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल में ही आपके फूड आर्टिकल आते हैं, नॉन फूड आर्टिकल भी आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिनरल्स आते हैं, क्रूड, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आते हैं। क्योंकि ये क्रूड है, अभी फ्यूल के तौर पे यूज नहीं किए जा सकते, इसलिए ये प्राइमरी आर्टिकल में है। फ्यूल एंड पावर में क्या आएगा आपका, कोल आएगा, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में 22 सब ग्रुप्स हैं जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स होती हैं। अब नीड क्या है कि क्यों हमें डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर जो है वो रिवाइज करना है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का पैटर्न जो है पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा चेंज हुआ है। कॉमोडिटी की जो बास्केट है उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगने के बाद से डब्ल्यूपीआई की सीरीज को भी अपडेट करना जरूरी है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है जो हम कह रहे हैं कि डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस कर सकता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एवरेज चेंज जो देखते हैं प्राइस के अंदर, वो किस सेक्शन में देखते हैं कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, और जब प्रोडक्शन होने के बाद प्रोड्यूसर जो है उसने जब उस मतलब ऐसे समझिए गुड्स एंड सर्विसेज को टेक ओवर किया, तो उस टाइम पे ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसके जो रेट है उसमें कितना चेंज आया है, प्राइस में कितना चेंज आया है। तो एवरेज चेंज जो होगा प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर के गुड्स एंड सर्विसेज में जो आता है प्राइस के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब वो डोमेस्टिक मार्केट में उसको बेचता है या एक्सपोर्ट करता है, उसी को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। ये आउटपुट और इनपुट दो तरीके के होते हैं। आउटपुट में जो है वो देखा जाता है कि जो एवरेज प्राइस का चेंज आया है वो उसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट कर दिया जाता है। ये वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में चेंज को कैलकुलेट किया जाता है जो कि सेल किए जाते हैं डोमेस्टिक लेवल पे या एक्सपोर्ट मार्केट में। इनपुट लेवल पे जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है उसमें उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस के चेंज को देखा जाता है जो कि जरूरी है वाइल फॉर्मिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इंटरमीडिएट इनपुट में जो इनपुट के रेट्स में जो चेंज आता है उसी को इनपुट पीपीआई कहते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट इनपुट कब आएगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो प्रोडक्शन होते टाइम जो चेंजेस आ रहा है प्राइस के अंदर वो इनपुट पीपीआई होगा। और जब हमने प्रोडक्शन करने के बाद बेचना शुरू किया उसमें जो चेंजेस आया प्राइस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको बोलेंगे आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब डब्ल्यूपीआई को पीपीआई से रिप्लेस करने की जरूरत क्यों कही जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि डब्ल्यूपीआई जो है वो कई बार मल्टीपल काउंटिंग कर देता है, सेम प्रोडक्ट को बार बार कैलकुलेट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करते टाइम सर्विस सेक्टर जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट यूपीएससी पूछ भी चुका है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। फिर इसके अलावा नया वाला जो डब्ल्यूपीआई है, क्योंकि हम उसमें 2011-12 का सीरीज लेके चल रहे हैं ना, ये केवल बेसिक प्राइस को ही कंसिडर करता है। इसमें टैक्सेस नहीं कैलकुलेट किए जाते, ट्रांसपोर्ट और बाकी चार्जेस नहीं कंसिडर किए जाते जब भी इंडेक्स नापा जाता है। पीपीआई का एडवांटेज क्या है कि इसमें सर्विसेज कवर होती हैं, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कवर नहीं होते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल जो प्रोमिनेंस है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का वो भी इसमें इफेक्टिव है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट को भी कंसिडर कर रहे हैं कैलकुलेशन के दौरान, ऐसा समझिए, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी एक इंडेक्स होता है। इसमें कंज्यूमर लेवल पे प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो कैसे चेंज होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं रिटेल प्राइसेस में जो वेरिएशन आ रहा है, रिटेल प्राइसेस कौन देता है, हम देते हैं कंज्यूमर के तौर पे शॉपकीपर को। अगर उसके गुड्स एंड सर्विसेज के रेट
रेट में कुछ वेरिएशन या चेंजेस आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको सीपीआई से नापा जाता है। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहे हैं उनको कवर किया जाता है। बेस ईयर इसका 2012 है। इसमें गुड्स भी कैलकुलेट होते हैं, सर्विसेज भी, फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग सब आएगा। इसके अलावा इसका जो वेट है, मतलब इसमें सीपीआई की जो बास्केट है उसमें भी कुछ सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज को रखा जाता है, उनको कुछ एवरेज वेट दे दिया जाता है। फिर उन्हीं के मतलब प्रोडक्ट्स के मान के चलिए, उन्हीं बास्केट ऑफ गुड्स के प्राइसेस में अगर अप एंड डाउन चीजें होती हैं तो फिर सीपीआई उसी से कैलकुलेट हो जाता है। कुछ और की डेवलपमेंट में रीजनल रूरल बैंक की बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फोर्थ फेज जो है कंसोलिडेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक का वो प्रपोज किया है। रीजनल रूरल बैंक 1975 में नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन पे सेटअप किए गए थे। और ध्यान रखिएगा, इसको बाद में रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 से रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि पहले ये ऑर्डिनेंस के थ्रू आए थे। इसका ऑब्जेक्टिव था रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना, ताकि वहां पे क्रेडिट यानी कि लोन अच्छे से फार्मर्स को, लेबरर्स को दिया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें शेयर 50% है, स्टेट गवर्नमेंट 15% है, और स्पॉन्सर बैंक होता है जो 35% शेयर रखता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं, मतलब आरबीआई इनको रेगुलेट करता है, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड इनको सुपरवाइज करता है। ये रूरल एरियाज के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में भी इनकी ब्रांचेस सेटअप की जाती हैं। रीजनल रूरल बैंक जो है इनको फेज्ड मैनर में धीरे धीरे करके कंसोलिडेट किया गया डॉक्टर व्यास कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से। इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का भी टारगेट दिया जाता है, मतलब जितना भी ये लैंडिंग करते हैं, जितना भी क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उसका 75% जो हिस्सा होता है इनको प्रायोरिटी सेक्टर में ही लैंड करना होता है। ये प्रायोरिटी सेक्टर्स में हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर्स के बारे में पीटी 365 इकोनॉमी में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं चैनल पे, ठीक है। मतलब प्रायोरिटी सेक्टर में वो मानिए वो सेक्टर्स जिनको हमें इसेंस के तरीके से, इसेंशियल मैनर में क्रेडिट देना ही देना है, ठीक है। तो 75% तक अपना जो क्रेडिट है ये प्रायोरिटी सेक्टर्स में ही देते हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनके पास टारगेट होता है कि उनको अपना 40% क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर में देना है, लेकिन आरआरबी के पास ये टारगेट 75% है। इसके अलावा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है इनका, ये कुछ सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स में ही स्टेट के अंदर होता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करेंगे। रिसेंटली इन्होंने अपना 7th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। ये 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत बनाए गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% स्टेक या शेयर है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक हाउस होल्ड जो है इंडिया का, उसके पास एक एफिशिएंट बैंकिंग सर्विस का एक्सेस होना चाहिए। फाइनेंशियली हम उसको सिक्योर बनाएंगे। होता है ना, पोस्ट ऑफिस के अंदर लोग अपना खाता खोल लेते हैं, अकाउंट खोलते हैं, उसमें पैसे जमा करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम उनको बैंकिंग सर्विस ही दे रहे हैं, बट हम पोस्ट के थ्रू दे रहे हैं, पोस्ट सर्विस के थ्रू दे रहे हैं। इसमें सेविंग, करंट अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, फिर बिल एंड यूटिलिटी पेमेंट, ये सब प्रोवाइड किया जाता है। साथ में थर्ड पार्टी के जो प्रोडक्ट, लोन, इंश्योरेंस, ये सब भी दिया जाता है। पेमेंट बैंक क्या होते हैं? देखिए, पेमेंट बैंक एक डिफरेंशिएटेड बैंक की कैटेगरी में आते हैं। इनको आरबीआई ने ही कॉन्सेप्चुलाइज किया था नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से, क्योंकि हमें पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो स्मॉल बिजनेस को, लो इनकम हाउस होल्ड को प्रोवाइड करनी थी, जल्दी जल्दी उनके पास वो लेके जानी थी, इसलिए हम पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लेके आए। पेमेंट बैंक जो है ये लेबर वर्कफोर्स के लिए, जो माइग्रेट होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल लेता है कोई लेबर, ठीक है, और वो कहीं दूर जाके काम कर रहा है, तो वो वहां से पैसा अपने पेमेंट बैंक में भेज सकता है। ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं सेविंग और करंट अकाउंट में, लेकिन ये एनआरआई डिपॉजिट को और टाइम डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? लॉन्ग टर्म एफडी वगैरह हो गई है ना, वो ये एक्सेप्ट नहीं करते। साथ में ये लोन और क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड वगैरह जारी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस भी देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की बात करेंगे। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने 26th आरबीआई गवर्नर जो है उनको नेम किया है, बताया कौन है वो। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट के हिसाब से। सर ऑसबॉर्न स्मिथ 1937 में फर्स्ट गवर्नर थे रिजर्व बैंक के। फिर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जो है ये पहले इंडियन गवर्नर बने बैंक के, और ये भारत की आजादी से पहले बन चुके थे। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी होती है, जिसमें एक कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, करंट आरबीआई गवर्नर होता है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी होते हैं, और 2 इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं। ये कैंडिडेट की लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ये शॉर्ट लिस्टेड वाली जो लिस्ट होती है ये आगे चली जाती है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट के पास, और फाइनल अपॉइंटमेंट यही कमेटी करती है। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट जो है उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो आरबीआई के गवर्नर है उनका जो टेन्योर है वो 5 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फिक्स करती है, और ये दोबारा से री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। आरबीआई ने इसके अलावा एक कमेटी सेटअप की है ताकि एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके रिस्पॉन्सिबल और एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, क्योंकि हम एआई को बैंक में, फाइनेंशियल सेक्टर में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये 8 मेंबर कमेटी है, डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य इसको हेड कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि करंट लेवल पे हमें कैसे एआई को फाइनेंशियल सर्विस में लेके आना है, उसको असेस करना।
फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट की बात करेंगे। रिसेंटली आरबीआई ने जो रेट सीलिंग है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट का, उसको हाइक कर दिया या कह लीजिए बढ़ा दिया है, ताकि फॉरेन से ज्यादा करेंसी इंडिया के अंदर आ सके। देखिए ये होता क्या है, नाम से क्लियर है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, मतलब फॉरेन की करेंसी हमारे यहाँ पे आ रही है। कहाँ से आ रही है? हमारे यहाँ के जो एनआरआई हैं, जो दूर में रहते हैं दूसरे देशों में, नॉन रेजिडेंट, वो भेज रहे हैं हमारे यहाँ पे करेंसी, ठीक है। तो ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है, मतलब जो पैसा वो भेजते हैं वो लंबे समय के लिए लॉक रहता है, जैसे एफडी वगैरह होती है ना। और इसको एनआरआई खोल सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन खोल सकते हैं, किसी भी परमिटेड फॉरेन करेंसी में जो कि फ्रीली कन्वर्टेबल है इंडिया के अंदर, इसको खोला जा सकता है। अदर टाइप ऑफ एनआरआई बैंक अकाउंट में नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट भी होता है। इसमें इंडियन रुपीज में उनको अपना पैसा जमा करना होता है, सेविंग, करंट, रिकरिंग, एफडी कुछ भी खोल सकते हैं। फिर ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट जो होता है, इसमें जो ट्रांजेक्शन होता है, मतलब ऐसे समझिए ये अकाउंट भी कोई भी रेजिडेंट जो आउटसाइड द इंडिया रह रहे हैं वो खोल सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी खोल सकते हैं। साथ में आप ऐसे समझिए कि इसमें जो ट्रांजेक्शन होगा वो रुपीज के अंदर ही वो किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, करंट, एफडी जो मर्जी इसमें खोल सकते हैं। फाइनेंस एंड टैक्सेशन में फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 की बात करेंगे। रिसेंटली नीति आयोग ने ये इंडेक्स की रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जिससे हमें पता लगता है कि सब नेशनल लेवल पे हमारा फिस्कल स्टेटस क्या है, कौन से पॉलिसी रिफॉर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो डिफरेंट स्टेट्स को दी गई है उनके कॉम्पोजिट फिस्कल परफॉर्मेंस के हिसाब से। इसमें 5 कैटेगरी के सब इंडेक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और स्टेट्स को अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल बोला गया है। अचीवर मतलब 50 से ज्यादा स्कोर है, फ्रंट रनर 40 से 50 में, परफॉर्मर 25 से 40 और एस्पिरेशनल का स्कोर 25 से कम है। सब इंडेक्स देख लीजिए। सब इंडेक्स में सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को देखा जाता है कि कितना टोटल डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर हुआ है एज कंपेयर टू टोटल एक्सपेंडिचर, साथ में कितना टोटल कैपिटल क्रिएट किया गया है खर्चे के हिसाब से। फिर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में देखा जाता है स्टेट का खुद का रेवेन्यू कितना है जीएसडीपी के हिसाब से, और स्टेट का अपना रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर की रेशियो में कितना है। फिस्कल प्रूडेंस यानी कि फिस्कल आप ऐसे समझिए वाइजनेस कितनी है, समझ कितनी है खर्चे को लेकर, है ना। फिस्कल का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को आप बैलेंस करने की कोशिश करें, उसको मैनेज करके उसका बही खाता लिख रहे हैं, ठीक है। फिस्कल प्रूडेंस में देखते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की रेशियो से कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। डेट इंडेक्स में देखा जाता है कितना इंटरेस्ट पेमेंट जो है रेवेन्यू की रिसिप्ट से वो स्टेट देता है, साथ में स्टेट की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी है। डेट सस्टेनेबिलिटी में देखा जाता है कि ग्रोथ रेट कितना है स्टेट के डोमेस्टिक स्टेट की जीडीपी का, साथ में ग्रोथ रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कितना है। अब ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट जो है वो 18 मेजर स्टेट्स को एनालाइज करती है, पर इसमें स्पेशल कैटेगरी और हिमालयन स्टेट नहीं आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के हिसाब से एनालिसिस किया गया है। कॉम्पिटिटिव कुछ गवर्नेंस इनिशिएटिव है, जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के पार्टिसिपेशन को इनहांस करने के लिए फिस्कल इंसेंटिव देती है, उनको परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें टारगेट सेट करके देती है। कुछ इसके आउटकम जो है 2025 पे वो देखिएगा। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा आएंगे। नॉन टैक्स रिवेन्यू जो है वो ओडिशा, झारखंड, गोवा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा, कर्नाटका में सबसे ज्यादा है। 27% ये डेवलपमेंट फंड जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही देते हैं, मतलब एसेट वगैरह क्रिएट करते हैं। डेट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो वेस्ट बंगाल और पंजाब जो है उनके अंदर ज्यादा है, पर यहाँ पे डेट टू जीएसडीपी रेशो भी ज्यादा है, मतलब उनका जो कर्जा है उनके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से ज्यादा है। अच्छा, जीएसडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पीटी 365 इकोनॉमी में। जीडीपी क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना हो रहा है, उसी को जीडीपी कहते हैं। और अगर हम स्टेट की टेरिटरी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन देख रहे हैं तो वो जीएसडीपी हो जाएगा। स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 24-25 रिपोर्ट की बात करेंगे। आरबीआई ने इसको रिलीज किया है। रिपोर्ट का नाम ध्यान रखना है, थीम है फिस्कल रिफॉर्म बाय स्टेट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट की दो टर्म को ध्यान रखिएगा। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इससे हमें समझ लगता है कि गवर्नमेंट को कितना पैसा बोरो मार्केट से करना पड़ेगा खुद के फिस्कल एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कितना खर्चा गवर्नमेंट ने टोटल किया, उसमें से हम माइनस कर देंगे उसका रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस उसका वो वाला रिसिप्ट जिससे कि उसको कोई कर्जा नहीं हो रहा था, मतलब नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो इसके अलावा मतलब जो बचा हुई चीज होगी वही हमें बता देगी कि कितना पैसा बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि जो नहीं बोरो करना है उसको तो हमने कैलकुलेट कर लिया है ना, नॉन डेट वाला कैलकुलेट कर चुके हैं हम। रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताता है कि डेली अफेयर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के पास कितना पैसा कम पड़ रहा है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है और टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू आ रहा है उससे कितना खर्चा सरकार कर रही है, और रिसिप्ट में कितना टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ रहा है। फिस्कल पोजीशन क्या है स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से, सबसे पहले ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो उनका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3% ऑफ जीडीपी के मतलब उस पे चल रहा है।
रेंज पे 2021 से 24 के बीच में। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 0.2% ऑफ जीडीपी चल रहा है 21 और 24 की रेंज में। एक्सपेंडिचर की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, हम लोग ज्यादा एसेट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। स्टेट का जो कर्जा है वो 31.8% ऑफ जीडीपी से 28.5% ऑफ जीडीपी हो चुका है, ये 2024 के हिसाब से है। लेकिन अभी भी ये रिकमेंडेशन से बहुत कम है, क्योंकि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी की और एक्ट की रिपोर्ट के हिसाब से जो स्टेट का कर्जा है वो 20% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट की बात करें तो 2003 में ये एक्ट आया था, 2004 में इन्फोर्स किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फिस्कल मैनेजमेंट जो है उसके अंदर जो भी इनइक्वालिटी है उसको एड्रेस करना, ताकि हम लोग ऐसा ना हो कि आज की जनरेशन कर्जा ले रही है, आने वाली जनरेशन उस कर्जे को चुकाती रह जाए। तो हमें इंश्योर करना होगा इंटर जनरेशनल इक्विटी इन टर्म्स ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट, और लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट की लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, बताया गया है कि प्रेजेंट डे में कितनी बोरोइंग है और फ्यूचर जनरेशन को उसको चुकाने के लिए कितने साल लगेंगे। इसको 2004 में, 12 में, 15 में, 18 में, यानी कि 4 बार अमेंड किया जा चुका है। अभी टारगेट क्या है कि फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो 60% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका डेट इसमें से 20% होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का 40% होगा। तो टोटल जनरल गवर्नमेंट का कर्जा एक्चुअल में 60% होना चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करेंगे। रिसेंटली आरबीआई ने कैलेंडर नोटिफाई किया है जिसमें बताया गया कि ट्रेजरी बिल कैसे इशू और कब इशू किए जाएंगे। ट्रेजरी बिल जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ही टाइप होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मार्केट अगर इंडिया में देखी जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे एक बॉन्ड होता है ना पेपर, वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, पेपर पीस और पेपर कह लीजिए। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। ये गवर्नमेंट का एक डेट ऑब्लिगेशन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब ये ट्रेजरी बिल का पेपर जारी किया उसके पेपर के हिसाब से, पेपर के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट ने मार्केट से पैसा उठाया। अब वो पैसा वापस तो करना है ना, इसीलिए बोलते हैं इसको डेट ऑब्लिगेशन का इंस्ट्रूमेंट। आरबीआई इसको ऑक्शन के थ्रू रिलीज करता है अपने एक प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ई कुबेर प्लेटफॉर्म। आरबीआई का पब्लिक डेट ऑफिस जो है वो इसकी रजिस्ट्री मेंटेन करता है। कुछ इसमें पार्टिसिपेंट है जो कि टी बिल को खरीद सकते हैं, कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर, इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, म्यूचुअल फंड, रिटेल इन्वेस्टर भी इसको खरीद सकते हैं अगर वो बिडिंग में कंपटीशन में नहीं आएंगे तो। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म होती है ये, मतलब इसमें जो मैच्योरिटी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वो लेस देन 1 ईयर होती है, मतलब विद इन 1 साल पूरा होने से पहले ही गवर्नमेंट को वो कर्जा चुका के ये सब वापस लेना होगा, ठीक है। ट्रेजरी बिल जो है ये मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो मनी मार्केट है ना वो 1 साल तक ही डील करता है, इसीलिए मनी मार्केट में आएंगे, शॉर्ट टर्म में आएंगे। ये जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है, इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, मतलब इसको पहले ही जब जारी किया जाता है तो डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। इस पे कोई इंटरेस्ट सामने वाले ने पैसा दिया ट्रेजरी बिल का तो इसका मतलब उसको कुछ तो मिलना चाहिए। अगर बॉन्ड उसको दिया, अगर बॉन्ड के थ्रू पैसा मार्केट से उठाते हैं तो बॉन्ड जो है वो इंटरेस्ट देता है सामने वाले को। लेकिन ट्रेजरी बिल क्या देता है, इसमें पहले ही मान के चलिए 96 रुपीज पे उसको ट्रेजरी बिल जारी किया जाएगा, जब उससे वापस लिया जाएगा तो उसको 100 रुपए पे कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं जीरो कूपन सिक्योरिटी, जिसमें इंटरेस्ट नहीं देना, स्टार्टिंग में ही डिस्काउंट पे इसको वो कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। जब वापस खरीदा जाता है तो फेस वैल्यू पे खरीदा जाता है। ये 3 टेनर्स में रिलीज हो सकता है, 91 दिन का हो सकता है, 182 डेज का हो सकता है और 364 डेज का होता है। कैश मैनेजमेंट बिल्स की बात करेंगे, ये भी एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का ही साधन है, पर इसकी जो मेच्योरिटी है वो 91 डेज से कम होती है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। अगर टेम्परेरी कोई मिसमैच होता है कैश फ्लो में तो पैसा उठाने के लिए मार्केट से ही किया जाता है, 2010 में आया था। लॉन्ग टर्म अब बात करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मार्केट से पैसा उठाना है तो उसमें जो मेच्योरिटी होगी डॉक्यूमेंट की, जो भी सरकार रिलीज करेगी पैसा उठाने के लिए, वो 1 या उससे ज्यादा साल का होगा, ठीक है। ट्रेजरी बिल लेस देन 1 ईयर होगा, लेकिन अगर मोर देन 1 ईयर पे चलेंगे तो हम लॉन्ग टर्म मार्केट में चलेंगे। इसका एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी होती है। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है, फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है, उसी के हिसाब से पैसा जो है सामने वाले को दे दिया जाता है। मतलब मार्केट से सरकार ने जो पैसा उठाया, सामने वाले को क्या, इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, या तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, या तो वो फिक्स होगा मार्केट से, या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट, या तो फिक्स होगा इंटरेस्ट रेट या फिर मार्केट के हिसाब से चेंज करने वाला इंटरेस्ट रेट रहेगा। मेच्योरिटी जो होगी बॉन्ड की, मतलब जितने साल के लिए सरकार ने पैसा उठाया वो 5 से 40 साल तक वेरी कर सकती है। स्टेट डेवलपमेंट लोन भी डेटेड सिक्योरिटी ही होती है, लेकिन इसको स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है और इसका हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट होता है, मतलब इन्वेस्टर को 6-6 महीने में इंटरेस्ट पेमेंट मिलता रहेगा। इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट टी बिल को भी जारी कर सकती है, बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी को भी जारी कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट केवल और केवल बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी को जारी करती है, जिसको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहा जाता है। इसके ऊपर भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। एडवांटेजेस की बात करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है। सबसे पहले तो कोलेट्रल और लोन के तौर पे
मतलब कोलेटरल के तौर पे सरकार इसको यूज करके लोन खरीदती है मार्केट से, पैसा ले लेती है ना कागज जारी करके। इसके अलावा ये रिस्क फ्री होती है क्योंकि सरकार ने पैसा लिया है, सरकार पैसा खाएगी तो है नहीं, तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कम रहता है, सेफ्टी बहुत हाई रहती है, सोवरेन गारंटी रहती है। उसके अलावा मेच्योरिटी जो है वो वेरी करती है, 91 डेज से 40 ईयर्स तक वेरी करती है। और इसको सेकेंडरी मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है। सेकेंडरी मार्केट क्या है? शेयर मार्केट, ठीक है, क्योंकि पता है सरकार का डॉक्यूमेंट है, आसानी से कोई भी आपको बायर मिल जाएगा। कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेकर लिए गए हैं, जैसे कि जी सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसमें आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है। मतलब ऐसे ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके आती है और फिर उनको क्या करती है, मार्केट से परचेज करना शुरू करती है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेगी तो क्या करेगी, खरीद रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अगर मार्केट से, तो रिटर्न में क्या देगी, पैसा देगी। तो इससे क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक कई बार क्या करती है, एक्सेसिव तरीके से अगर पैसे की जरूरत है मार्केट में तो पैसा रिलीज कर देती है। अगर पैसा वापस लेना है मार्केट से तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज कर देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकती है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम की मदद से। फिर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में क्या किया जाता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जैसे मेरे और आपके जैसे, जो इंडिविजुअल लेवल पे डील करते हैं चीजों को, उनके पास फैसिलिटी होती है कि वो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट अपना आरबीआई के साथ खोल सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म में जो सिक्योरिटी खरीदती बिकती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फैसिलिटी इन ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी की भी स्कीम आई थी, जिसमें आरबीआई क्या करता था, जो रिटेल पार्टिसिपेशन वाले लोग होते थे उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने बेचने में प्राइमरी मार्केट का हिस्सा बना रहा था। मतलब सीधा सीधा मार्केट के अंदर जब पहली बार रिलीज होगा ना वो टी बिल या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो प्राइमरी डीलर भी, रिटेल इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। सॉवरेन बॉन्ड की बात करेंगे। 10 ईयर सॉवरेन बॉन्ड का जो यील्ड है वो काफी फॉल हो चुका है। देखिए ध्यान रखिएगा, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो उसका यील्ड कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम होगा तो बॉन्ड का यील्ड बढ़ जाएगा। बॉन्ड सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है, सॉवरेन माने एक देश के द्वारा, जो सोवरेन कंट्री है उसके द्वारा रिलीज किया गया बॉन्ड। ये स्पेसिफिक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो गवर्नमेंट जारी करती है। ये फॉरेन और डोमेस्टिक करेंसी दोनों में हो सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बॉन्ड अगर जारी कर दिया सरकार ने और मार्केट से पैसा उठाया तो इसमें प्रॉमिस किया जा रहा है बायर के द्वारा कि वो सामने वाले को, जिसने उसे पैसा दिया, उसका पैसा उसे वापस भी करेगा और कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उसको ब्याज कुछ नंबर ऑफ ईयर्स तक देता रहेगा। और जब मेच्योरिटी हो जाएगी बॉन्ड की तो वापस से बॉन्ड उससे लेकर पैसा उसका पूरा रिटर्न कर देगा। गवर्नमेंट जो है वो सोवरेन बॉन्ड क्यों प्रेफर करती है, ताकि गवर्नमेंट अपने खर्चों को मेंटेन कर सके। गवर्नमेंट कैसे अपना खर्चा निकाल सकती है, अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया सब पे लेकिन पैसा कम पड़ गया स्कीम्स पे खर्च करने के लिए, तो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करेगी, ठीक है। इसके अलावा हमें पता है गवर्नमेंट या तो टैक्स लगाती है या बॉन्ड जारी करती है। तो बॉन्ड कब जारी करती है, जब गवर्नमेंट को अपना खर्चा मैनेज करना होता है। टैक्स को अगर रेज करेगी, मतलब टैक्स ही लगाती रहेगी, बॉन्ड नहीं जारी करेगी, तो ये अनपॉपुलर कंसिडर किया जाएगा ना, क्योंकि टैक्स लगाएगी तो सरकार गिर जाएगी, सामने वाला टैक्स क्यों पे करेगा। अगर टैक्स बढ़ते रहेंगे तो हम आम पब्लिक तो गुस्सा हो जाती है ना टैक्स बढ़ने से। सॉवरेन बॉन्ड जो है इसलिए प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि इससे आसानी से मार्केट से पैसा उठाया जा सकता है। ये लोन जैसे ही होते हैं। बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं। अब बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको बोला कि सरकार बॉन्ड जारी करेगी, मार्केट से पैसा उठाएगी। ये आपकी गवर्नमेंट है, ये सामने वाला इन्वेस्टर है, ठीक है। इसको इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बॉन्ड यील्ड क्या होती है, ये इंटरेस्ट रेट होता है। ये इंटरेस्ट रेट बॉन्ड के ऊपर ही दिया जाता है, किसको, इन्वेस्टर को दिया जाता है। तो ऐसे समझिए बॉन्ड इन्वेस्टर के पास एक रिटर्न है, बॉन्ड यील्ड, ठीक है। अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया तो बॉन्ड यील्ड जो है वो कम हो जाएगी, मतलब उसको ये रिटर्न जो है वो कम मिलेगा एक तरीके से, तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो अपने बॉन्ड को बेच देगा। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो कंट्री की एबिलिटी कितनी है कि कितनी आसानी से वो अपना डेट जो है वो चुका सकती है। कंट्री के अंदर रिस्क कितना है, वॉर वगैरह तो नहीं चल रही। एक्सचेंज रेट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कंट्री के ऊपर। अगर कंट्री बहुत वॉलेटाइल है, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, तो आम सी बात है कि उसको हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो दिखाने पड़ेंगे मार्केट के अंदर, ताकि सामने वाला बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सके। अगर नहीं दिखाएगी तो सामने वाला वहां नहीं इन्वेस्ट करके किसी अच्छे मजबूत कंट्री में जाके इन्वेस्ट करेगा जहां पे वॉलेटिलिटी ना हो, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका बॉन्ड यील्ड कितना होगा। बॉन्ड प्राइस और यील्ड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जैसा मैंने बताया, दोनों जो है वो अप एंड डाउन में चलते रहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल पे ऐसे समझिए कि जैसे किसी बॉन्ड का रेट जो है वो 100 रुपए था और 10 रुपए उस पर जो था वो यील्ड जो है वो चल रहा था। लेकिन अगर इस बॉन्ड का प्राइस जो है वो मैं 90 कर दूं, मतलब मैंने बॉन्ड का प्राइस जो है वो कम कर दिया, अब इस 90 पे 10 मिल रहा है, तो बॉन्ड यील्ड इसके रेशो में तो बढ़ा हुआ दिखा ना मुझे। और उसके अलावा अगर मैं इसका बॉन्ड का प्राइस 110 कर दूं और ये 10 ही रहे, तो इसका मतलब बॉन्ड का प्राइस बढ़ने के साथ ये तो मुझे कम दिखा ना, प्रपोर्शन में अगर देखा जाए रेशियो के हिसाब से। अब कुछ की डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, सेस और सरचार्ज की। रिसेंटली चेयरमैन जो है एक्सचेंज फाइनेंस कमीशन के, उन्होंने सेस और सरचार्ज को लेकर कंसर्न दर्शाया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 270 और 271 आर्टिकल सेस और सरचार्ज से डील करता है। सेस क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है, उस टैक्स के ऊपर भी गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है और वो टैक्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, उसको सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेस, जैसे गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया नॉर्मल और फिर उसके ऊपर सेस लगा दिया,
पर ये जो सेस लगाया है ये इसलिए लगाया है ताकि इससे जो पैसा मिले उसको एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करे, तो इसलिए एजुकेशन सेस है। इसी तरीके से हेल्थ सेस होगा। तो सेस हमेशा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है ताकि उसके लिए हम लोग मनी को रेज कर सके। टिपिकली ये जो है एग्जिस्टिंग टैक्सेस के ऊपर लगाया जाता है और इसको फिक्स भी हो सकता है, ये कैलकुलेट भी किया जा सकता है चेंजेस जो वैल्यू के हो रहे हैं उसके हिसाब से। ये फंड जो है, जो भी सेस का पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाला जाता है और केवल पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही निकाला जा सकता है। ये पैसा स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। सरचार्ज की बात करेंगे। सरचार्ज क्या है? जो टैक्स लगा हुआ है ऑलरेडी उसके ऊपर एक एडिशनल अगर आपने ड्यूटी या टैक्स लगा दिया उसको सरचार्ज कहेंगे। लेकिन इसमें उस एडिशनल ड्यूटी और टैक्स को लगाने का आपका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं चाहिए होता। ये यूनियन गवर्नमेंट कभी भी अपनी मर्जी से लगा देती है। ये फंड भी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। इसको हमेशा नेट प्रोसीड के कैलकुलेशन से बाहर निकाल के ही रखा जाता है। मतलब जब भी नेट प्रोसीड कैलकुलेट किया जाता है, नेट प्रोसीड क्या होता है कि सरकार के पास कितना रेवेन्यू आया, कितना खर्चा आया, इस सब के कैलकुलेशन में इसको नहीं डाला जाता। ये सबसे बाहर निकाला जाता है, सरचार्ज को कैलकुलेट नहीं किया जाता इस सब में। लेकिन बाकी सब जो है क्योंकि अब हम नेट प्रोसीड में इसको नहीं डालेंगे तो आम सी बात है, नेट प्रोसीड में नहीं डालेंगे तो स्टेट को भी हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। तो आम सी बात है, इसका जो पैसा है वो स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता क्योंकि ये डिविजिबल पूल के अंदर नहीं आता है। अब बात करेंगे प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट के बारे में। रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा कुछ अपडेटेड गाइडेंस रिलीज की गई है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। ये आपका इंडिया के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के चलते किया गया है ताकि रिवेन्यू का जो लीकेज होता है उसको रोका जा सके। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? आप ऐसे समझिए, मॉरिशियस भी एक गूगल नाम की कंपनी है, उस पर टैक्स लगा रहा है, इंडिया भी लगा रहा है, ठीक है, गूगल पे। अब ये जो सर्विसेज गूगल एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है, मॉरिशस और इंडिया के बीच में जो सर्विसेज एक्सचेंज कर रहा है, इसमें सेम सर्विस देते टाइम गूगल को मॉरिशस में भी टैक्स पे करना पड़ रहा है, इंडिया में भी करना पड़ रहा है, जबकि देना एक्चुअल में उसको एक ही बार टैक्स चाहिए था। तो इस डबल टैक्सेशन के फिनोमेना को हटाने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। नई वाली जो गाइडेंस है ना, उसमें बताया गया है इंडिया साइप्रस का जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उस पर प्रोविजन लागू होंगे, मॉरिशस के साथ होंगे, सिंगापुर के साथ होंगे। ये गाइडेंस जो है ये टैक्स अथॉरिटीज को रिकॉग्नाइज भी करेगी और उनको मतलब नजिंग भी करेगी ताकि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का जो एक्शन प्लान 6 है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके और यूनाइटेड नेशन मॉडल टैक्स कन्वेंशन जो है उसको भी फॉलो किया जा सके। देखिए, जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का आपका आर्टिकल 6 है या एक्शन प्लान 6 जो है, ये ट्रीटी शॉपिंग को एड्रेस करता है। ट्रीटी शॉपिंग का मतलब क्या हुआ? इसमें जो टैक्स की ट्रीटी होती है, जैसे कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंडिया मॉरिशस ने आपस में साइन कर रखा है, इसमें कई बार टैक्स की ट्रीटी को मिसयूज किया जाता है और इन्वेस्टमेंट जो है उन कंट्रीज के थ्रू किसी थर्ड पार्टी कंट्री में डाला जाता है जिस कंट्री में टैक्स कम लग रहा हो। मतलब ऐसा मान के चलिए, इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज्यादा है तो इंडिया में डायरेक्टली पैसा उस जगह में इन्वेस्ट करने से अच्छा कोई कंपनी एबीसी जो है वो मॉरिशस में पहले इन्वेस्ट करेगी या सिंगापुर में पहले इन्वेस्ट करेगी क्योंकि सिंगापुर में टैक्स उसको कम लग रहा है, अब या फिर बिल्कुल नहीं लग रहा। अब सिंगापुर से जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो इंडिया और सिंगापुर की तो ट्रीटी है तो उसको वहां से भी टैक्स माफ हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लूप होल्स को मिसयूज करने की कोशिश की जाती है। इसी को एड्रेस करती है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की एक्शन प्लान 6, ठीक है। तो टैक्स ट्रीटीज को यूज ना किया जा सके इन्वेस्टमेंट को घुमाने के लिए, टैक्स लाइबिलिटी से बचने के लिए, इसी के लिए प्रोविजन का प्लान आया था। अब पीपीटी यानी कि प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट क्या है? यही टेस्ट बताएगा कि कैसे वो जो आपका मिसयूज है ट्रीटी का वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये इंटरनेशनल टैक्स रूल्स का ही पार्ट है। इसमें टैक्स ट्रीटीज के मिसयूज को प्रिवेंट करने की बात की गई है। ये मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इंप्लीमेंट टैक्स ट्रीटी के अंतर्गत इसके प्रोविजन दिए गए हैं और इसमें बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को भी प्रिवेंट करने की बात की गई है। ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का इंडिया भी सिग्नेटरी है, 2019 को ये लागू किया गया था। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के फ्रेमवर्क के हिसाब से पीपीटी जो है वो ये चेक करेगा कि जो बिजनेस अरेंजमेंट है वो जेन्युइन में कॉमर्शियल है या फिर वो केवल अपनी शेलो कंपनी दिखा रहा है, एक्चुअल में उसकी कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे सिंगापुर में एग्जिस्ट नहीं करती, बस वो इसलिए आ गया क्योंकि उसको इंडिया में हमारे थ्रू जाके अपना टैक्स बचाना है। वो जेन्युइनली कमर्शियल है कि नहीं है या फिर टैक्स अवॉइड कर रहा है, ये सब इसमें पीपीटी में चेक किया जाता है, ठीक है। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? कई बार कुछ कंपनी जो है वो अपना हेड ऑफिस उस कंट्री में जाके खोल देती है जहां पे टैक्स बिल्कुल ही नील हो, जीरो हो। जैसे सिंगापुर में अपना हेड ऑफिस गूगल खोलेगी लेकिन अपना जो सारा काम कर रही होगी ना वो इंडिया से कर रही होगी, हेड ऑफिस बस वहां पे है। अब जहां हेड ऑफिस है, खर्चा पानी वहां पे दिखा के वहीं पे तो टैक्स देगी ना, चाहे काम सारी इंडिया से कर रही है, इंडिया को क्यों टैक्स देगी? ये सारी चीजें बहुत सारी कंपनीज कर रही थी। इसको अवॉइड करने के लिए बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग वाला टैक्स आया जिसमें बोला गया कि आप जहां पे अपना परफॉर्मेंस कर रहे हो, जहां पे एक्चुअल में आप अपने सारे फंक्शन कर रहे हो, वहां पे आपको मिनिमम 15% तक एक जो टैक्स है, सर्टन टैक्स, वो देना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते, ठीक है। अब जब ये साधन निकाला गया तो उसके बाद से वो टैक्स की ट्रीटीज को वायलेट करने लगे, इसीलिए फिर पीपीटी आया।
अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के बारे में, जो कि इंडिया के जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को अप्रिशिएट करती है। ये रिपोर्ट का टाइटल है चार्टिंग न्यू पाथ फॉर जेंडर इक्वालिटी एशिया पैसिफिक रीजनल रिपोर्ट ऑन बीजिंग प्लस 30 रिव्यू। यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक ने यूएन विमेन इसको निकाला है। जीआरबी या जेंडर बजटिंग क्या होता है? देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, बजट को यूज करते हैं ताकि हम लोग पूरे पॉलिसी प्रोसेस में पर्टिकुलरली जो जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करने के लिए पैसा जो है वो दे सकें। ठीक है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का ये टूल होता है। इसमें सेपरेट बजट नहीं होता, जो एग्जिस्टिंग बजट होता है उसी में विमेन और मेन के लिए इक्वल स्पेंडिंग दी जाती है ताकि दोनों के लिए इक्वल पॉलिसी मेजर्स आ सकें। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2005 में निकाला था। जेंडर बजट स्टेटमेंट को गवर्नमेंट जो है वो बजट सेशन में अपलोड करती है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन इसकी नोडल एजेंसी होती है। इसमें दो पार्ट है। पार्ट ए में क्या होता है, डिफरेंट स्कीम्स जो जिसके लिए डिफरेंट स्कीम्स के लिए पैसा दिया जाता है, खास करके वो स्कीम जो विमेन के लिए ही है। पार्ट बी में क्या होता है, जो भी आपका बजट होता है, ठीक है, उसका जितना भी डोमिनेट शेयर होता है और उस पूरे शेयर का 30% फंड जो है वो विमेन को दिया ही जाता है। ये समर्थ्य जो है उसके अंतर्गत आता है। समर्थ्य स्कीम मिशन शक्ति का पार्ट है, मिशन शक्ति की सब स्कीम है। समर्थ्य का मतलब क्या हो गया कि आप विमेन को कैपेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और ये कहा कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल डॉलर है उसको बैन कर दिया जाएगा, उसको नहीं मतलब एस्टेब्लिश किया जाएगा। डिजिटल करेंसी का मतलब क्या हुआ कि ये वो मनी है जो कि अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही अवेलेबल होगी। मतलब 10 रुपए का नोट आपके पास ऐसे है और 10 रुपए आपके फोन के अंदर डिजिटल फॉर्मेट में शो हो रहा है, तो ये होगी डिजिटल करेंसी। ठीक है, इसको हैंडल कैसे करते हैं, प्रिजर्व कैसे करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू करते हैं। इसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है। डिजिटल करेंसी जो है वो कंडीशन प्रोग्राम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसके अलावा इसमें पेमेंट करना बहुत आसान होता है। यूएस का डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम इसमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिजिटल करेंसी का ये फायदा है। 3 टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी, सीबीडीसी और स्टेबल कॉइन। क्रिप्टो करेंसी जो है ये दरअसल न्यू यूनिट्स के जनरेशन को रेगुलेट करने वाली करेंसी है। इसमें जब भी ट्रांजैक्शन आपका किया जाता है क्रिप्टोग्राफिक मेथड से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए करेंसी को जनरेट किया जाता है। ब्लॉकचेन लेजर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा तभी बिटकॉइन जनरेट होगा। ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल बैंक उसको मेंटेन नहीं कर रहा होता। एग्जाम्पल है बिटकॉइन। अच्छा, बिटकॉइन के ऊपर ऑलरेडी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो है चैनल पे, हम लोगों ने क्विक बिट्स में कवर किया था, उसे वहां से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से कवर किया है, आपको समझ लग जाएगा। सीबीडीसी की बात करेंगे। ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी होती है। मतलब ऐसे समझिए सेंट्रल बैंक ही इसको जारी करता है। जो कागज वाली करेंसी एग्जिस्टिंग है हमारे पास फिजिकल फॉर्मेट में, उसी का डिजिटल वर्जन ये होती है। ठीक है, अलग नहीं होती कुछ। ये सेंट्रलाइज है क्योंकि आरबीआई कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल है डिजिटल रुपी, इससे आप काफी ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, सिक्योर होती है। स्टेबल कॉइन क्या है, ये दरअसल किसी एसेट के हिसाब से करेंसी को जनरेट किया जाता है एक एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए। मतलब ऐसे समझिए आपने जितना सोना रखा है उसी की जितना है उसी के प्रोपोर्शन में आप कॉइन्स वगैरह जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप ऐसे समझिए कि एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इसकी हमेशा रहेगी क्योंकि एक एसेट के साथ इसको टाई किया गया है। ये ट्रेडिशनल करेंसी से थोड़ी अलग है, सेंट्रलाइज भी हो सकती है, हाइब्रिड भी हो सकती है। एग्जांपल है टेथर। अब बात करेंगे सीबीडीसी के बारे में। ये एक लीगल टेंडर है। सेंट्रल बैंक इसको डिजिटल फॉर्मेट में जारी करता है, मतलब अपनी करेंसी को डिजिटल फॉर्मेट में लेके आता है। सॉवरेन करेंसी होती है और बैंक की बैलेंस शीट में भी ये आती है। लीगल टेंडर का मतलब क्या हुआ कि मॉनेटरी अथॉरिटी, जैसे यहाँ हमारे केस में आरबीआई, ये इसको बैक प्रोवाइड करती है या कह लीजिए इसको वैलिडेशन प्रोवाइड करती है और कोई भी सिटीजन हमारी कंट्री का जो है वो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये नहीं बोल सकता कि ये वाला नोट नहीं चलेगा, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन है, क्योंकि मॉनेटरी अथॉरिटी इसको वैलिडेट करती है, तो ये लीगल टेंडर माना जाएगा, किसी भी ट्रांजेक्शन में यूज किया जा सकता है। टाइप ऑफ सीबीडीसी क्या है, सबसे पहले होलसेल है, फिर रिटेल है। होलसेल वाले में क्या होता है, ये बैंक्स जो आपस में डीलिंग करते हैं, जो इंटर बैंक पेमेंट की जाती है उसमें इसको यूज किया जाता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में। रिटेल वाली में क्या है, जनरल पब्लिक के पास ये अवेलेबल होती है, जैसे हमारे डिजिटल वॉलेट में हो गई है ना, मतलब पेटीएम वाला वॉलेट हो गया, स्मार्टफोन के ऐप में हो गई। दो मॉडल होते हैं रिटेल सीबीडीसी के, एक टोकन बेस्ड, एक अकाउंट बेस्ड। टोकन बेस्ड में क्या होता है कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है वो अनोनिमस होता है, मतलब इसमें आप अपना जो बैंक का अकाउंट है उसको वो नहीं करते, सामने वाले को प्रोवाइड नहीं करते बैंक के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। प्राइवेट और पब्लिक की होती है, उस की के थ्रू ही ट्रांजैक्शन किया जाता है। अकाउंट बेस में क्या होता है कि यूजर का जो डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है वो उसके अकाउंट के साथ ही टाई अप किया होता है, तो अकाउंट का एक्सेस देना पड़ता है। एग्जांपल है डी कैश ऑफ ईस्ट कैरेबियन कंट्रीज। सैंड डॉलर जो है ये बहामास के अंदर यूज किया जा रहा है। ये पहली कंट्री बनी है जिन्होंने सीबीडीसी को 2020 में लॉन्च किया। डी कैश जो है ये ईस्टर्न कैरेबियन की करेंसी यूनियन है, इन्होंने भी अपनी डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च कर दी है। ये पहली करेंसी यूनियन है जिन्होंने ब्लॉकचेन बेस्ड सीबीडीसी लॉन्च की है।
इंडिया के डिजिटल रुपी की बात करेंगे। ये डिजिटल फॉर्म है हमारे फियाट करेंसी यानी कि कागज वाली करेंसी का। आरबीआई इसको इश्यू भी करता है, रेगुलेट भी करता है। ये सोवरेन करेंसी है। आरबीआई इसको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ अलाइन करते हुए इशू करता है। ये पायलट मोड में है, मतलब ऐसे समझिए अभी 15 बैंक इसको यूज कर रहे हैं, ये जारी कर रहे हैं दिसंबर 2022 से। अभी इसकी टेस्टिंग के फॉर्मेट में चल रही है ताकि टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन डेवलप की जा सके। ये फिजिकल करेंसी के डिनोमिनेशन में ही होगी, मतलब अगर फिजिकल करेंसी में 500 2000 का नोट है तो इसमें भी वो मिलेगा ही मिलेगा। लीगल टेंडर है। आरबीआई की लायबिलिटी इसमें हमेशा रहेगी। सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई 1934 एक्ट के अंतर्गत ये लिखा भी गया है। इसके अलावा ये फ्रीली कन्वर्टेबल है, मतलब आपने अगर किसी को डिजिटल करेंसी 10 रुपए ट्रांसफर कर दी तो आपको कैश में 10 रुपए दे सकता है। एम्ब्रिज प्रोजेक्ट की बात करेंगे। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का प्रोजेक्ट एम्ब्रिज जो है, इसका ये अपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। ये आपका एम्ब्रिज प्रोजेक्ट जो है ये 2021 में लॉन्च किया गया था। ये क्रॉस बॉर्डर डिसेंट्रलाइज्ड मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्लेटफॉर्म है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें कि न्यू ब्लॉकचेन को, एम्ब्रिज लेजर को यूज किया जा रहा है ताकि रियल टाइम मैनर में जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स आपस में कंट्रीज के अंदर होता है, जो भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल वाला होता है, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिकॉर्ड किया जा सके, वैलिडेट किया जा सके, ताकि किसी भी तरीके का घपला ना हो, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आ पाए। ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर नेटवर्क है जो डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करेगा। इस केस में नोड्स क्या है, डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट कंट्रीज जो आपस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रही हैं। डाटा सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी भी इससे रहेगी। अब डाटा सिक्योरिटी क्यों रहेगी, आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला लेक्चर आप क्विक्स में देख लीजिएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा। पार्टिसिपेंट की बात करें तो इनिशियली इसमें बीआईएस इनोवेशन हब भी है, साथ में 4 सेंट्रल बैंक है, चाइना, थाईलैंड, यूएई और हांगकांग। सऊदी सेंट्रल बैंक ने 2024 में ज्वाइन किया। मोर देन 31 ऑब्जर्विंग मेंबर है। आरबीआई भी इसमें ऑब्जर्विंग मेंबर है। कुछ और ग्लोबल इनिशिएटिव हैं जैसे ब्रिक्स ब्रिज हो गया। इन्होंने पेमेंट सिस्टम ब्रिक्स नेशन के हिसाब से प्रपोज किया है कि ब्रिक्स वाले अपना अलग से कुछ निकालेंगे सिस्टम, है ना। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें मल्टीपल डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो है उनको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। बीआईएस की बात करें तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर बेसिस स्विट्जरलैंड में है। 1930 में क्रिएट किया गया था एक कॉन्फ्रेंस के दौरान। इसका ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है पूरे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू हर एक कंट्री में मेंटेन करके रखना। ये सेंट्रल बैंक्स का भी बैंक कहा जाता है। 63 सेंट्रल बैंक्स है इसमें, आरबीआई भी इसका मेंबर है, ये पार्ट है। कुछ और की डेवलपमेंट में बात करेंगे पैन की यानी परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0 की। कैबिनेट कमेटी ने इकोनॉमिक अफेयर ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है जिसमें टैक्स पेयर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज का जो प्रोसेस होता है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है। इसमें करंट वाला जो हमारा पैन 1.0 है उसका अपग्रेडेशन सिस्टम लाया गया है। पैन एक 10 डिजिट का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। आईटी डिपार्टमेंट इसको जारी करता है ताकि ट्रांजेक्शन जो भी हो रही है उससे टैक्स पेमेंट जो है सामने वाले से वो लिया जा सके। इशुइंग एजेंसी की अगर बात की जाए तो प्रोटीन है। इसको पहले एनएसडीएल ई गवर्नेंस कहा जाता था। साथ में यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड है। बेनिफिट क्या होगा इसका, ये कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पे वर्क करेगा। सारे डिजिटल सिस्टम जो भी गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड एजेंसीज के हैं उनके लिए कॉमन आइडेंटिफायर रहेगा। डाटा की कंसिस्टेंसी को टेक केयर करेगा और आपस में जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको एक सिंगल सोर्स से जोड़ के रखना, उसका डाटा मेंटेन करना, ये सब काम करेगा। पेमेंट एग्रीगेटर की बात करें तो आरबीआई ने जेपी मॉर्गन बैग फिनटेक कंपनी जो है इन सॉल्यूशन ग्लोबल, इसको पेमेंट एग्रीगेटर का दर्जा दिया है। पेमेंट एग्रीगेटर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होता है जो ऑनलाइन पेमेंट कस्टमर्स और सामने वाले आप समझिए डीलर के बीच में हो रही है उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आपने फ्लिपकार्ट को पेमेंट किया कुछ परचेज करने के लिए, तो आपके और फ्लिपकार्ट के बीच में जो पेमेंट हो रहा है उसके लिए थर्ड पार्टी होगी पेमेंट एग्रीगेटर जो कि ये डीलिंग करवा रही होगी। ठीक है, उससे वो अपना कट भी लेगी। ये एक कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इनकॉर्पोरेट की जाती है। ये पेमेंट को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ई वॉलेट के थ्रू इनेबल करवाते हैं। और बैंक का जो पेमेंट एग्रीगेट होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि नॉन बैंक वाले पेमेंट एग्रीगेट को आरबीआई का ऑथराइजेशन चाहिए होता है अंडर द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। आरबीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जो होल्डर्स हैं उनको अनुमति दे दी है कि वो यूपीआई का जो पेमेंट है थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन से रिसीव भी कर सकते हैं और पेमेंट कर भी सकते हैं। पीपीआई वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज वगैरह कर रहे हो या कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए डीलिंग कर रहे हो तो आप वॉलेट के थ्रू वो पेमेंट कटवा सकते हो या फिर आप पहले से रिचार्ज करके रखो, वहां से पेमेंट अपने आप कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल वॉलेट हो गया, एग्जाम्पल पेटीएम का वॉलेट। पेटीएम का वॉलेट में आप पैसा डाल के रखो, आपको बैंक से बार बार पैसा कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कोई गिफ्ट कार्ड आया मिंत्रा का या किसी और कंपनी का, उस गिफ्ट कार्ड से सीधा सीधा ट्रांजेक्शन जो है वो पैसे के फॉर्मेट में कट जाएगा। यही हो गया प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, आपने पहले से रिचार्ज कर रखा है उस चीज का, है ना। और ये बैंक्स के द्वारा या नॉन बैंक के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। क्लासिफाई है दो तरीके से, स्मॉल होते हैं जिसमें कि मिनिमम डिटेल जो है पीपीआई होल्डर की पहले वो रखी जाती है उसके बाद जारी किया जाता है। फुल वाले जो है पहले से केवाईसी उसमें हो रखा होता है।
एक्सटर्नल सेक्टर में रुपी डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। रिसेंटली इंडियन रुपी एक्सचेंज रेट जो है यूएस डॉलर के हिसाब से उसने 86 का मार्क जो है वो भी ब्रीच कर दिया। मतलब हमारा रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है पिछले 2 सालों में। एक्सचेंज रेट सिस्टम को आपको समझना होगा बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द रुपी डेप्रिसिएशन। देखिए एक्सचेंज रेट क्या होता है कि अगर आपको यूएस के डॉलर को इंडियन रुपी पे कन्वर्ट करवाना है ना, तो उसके मतलब जैसे मान के चलिए 85 चला यूएस डॉलर, तो आप देंगे 85, आप $1 देंगे तो 85 रुपीज मिलेगा। ये हो गया एक्सचेंज करना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जो एक्सचेंज रेट होता है वो सेंट्रल बैंक मेंटेन करके रखती है, रेट भी वही तय करती है। ये 1971 से पहले इंडिया में चलता था। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मार्केट के हिसाब से होता है। अगर मार्केट में डॉलर की कीमत आज ज्यादा हो गई है तो आपको ज्यादा पैसा ही देना पड़ेगा एक्सचेंज रेट में। ये हो गया फ्लोटिंग वाला। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कॉम्बिनेशन होता है, कुछ फिक्स्ड रेट होता है, मतलब कुछ इंटरवेंशन रहता है बैंक का, और कुछ फ्लेक्सिबल होता है मार्केट के हिसाब से। रुपी डेप्रिसिएशन क्या है? इसका मतलब इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है एज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी। मतलब डॉलर 85 हो गया, इंडियन रुपी मतलब कम हो गया इसके कंपेरेटिव में। अब मान के चलिए, आप ऐसे समझिए कि $1 जो है वो 85 रुपीज का हो चुका है, ठीक है, और यही $1 एक टाइम पे 60 रुपीज का था। तो इस टाइम पे और इस टाइम पे दोनों को कंपेयर कीजिए, आपको ये समझ आएगा। 85 रुपए का मतलब ये मत देखिएगा कि हमारे रुपी तो ज्यादा दे रहे हैं हम यहाँ पे $1 के हिसाब से। 85 रुपए का मतलब ये हुआ कि अब $1 इतना मजबूत हो गया है कि आपके पास अगर 85 रुपए होंगे तभी आपको $1 मिलेगा। पहले आपके पास सिर्फ 60 रुपए हुआ करते थे तो आपको $1 मिल जाता था, ठीक है। तो हमारा इंडियन रुपए का वैल्यू डिक्लाइन हुआ है इन रिलेटिव टू द फॉरेन करेंसी, टिपिकली यूएस डॉलर या फिर और मेजर ग्लोबल करेंसी के प्रोपोर्शन के हिसाब से। एक्सचेंज रेट का मतलब कि प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर कितना है। इंडिया जो है अभी फ्लोटिंग वाला एक्सचेंज रेट जो है वो फॉलो करता है, साथ में कभी कभी आरबीआई इंटरवेंशन जो है वो ना कर देता है। किस फैक्टर की वजह से हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है? सबसे पहले तो मॉडर्न जनरेशन की जो करेंसी है ना वो मार्केट के हिसाब से कंडक्ट हो रही है, मार्केट के हिसाब से चल रही है, और मार्केट में हमेशा डॉलर का भाव जो है वो बढ़ता घटता रहता है। बढ़ता कई बार ऐसे रहता है क्योंकि हमें पता है कि हम अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं, है ना। जब भी हम तेल इंपोर्ट करते हैं हम फॉरेन करेंसी में ही उसका पेमेंट करते हैं, खास करके डॉलर में करते हैं। तो मार्केट में जो करेंसी जो है वो जितनी ज्यादा डीलिंग में घूम रही होगी उतनी मजबूत होती चली जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि उसका रेट बढ़ता चला जाता है। इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस उसी में रहता है, हमारे सेंट्रल बैंक वाले भी डॉलर जो है उसी को होल्ड करते हैं फॉरेन रिजर्व के तौर पे मैक्सिमम। तो जितना कॉन्फिडेंस होगा उतना वो करेंसी मजबूत होती चली जाएगी। अगर वो करेंसी मजबूत होगी तो हमारा रुपी तो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जो ये इसलिए भी होता है क्योंकि जो फॉरेन करेंसी है वो आपकी कंट्री में कम होती है एज कंपेयर टू द जो आपका डोमेस्टिक करेंसी है। मतलब रुपी मार्केट में बहुत सारे घूम रहे हैं, डॉलर बहुत कम है, ऐसे समझिए। इसके अलावा हाई इन्फ्लेशन जो है इंडिया के अंदर वो भी एक रीजन है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन होने की वजह से रुपी की खुद की जो पावर है, परचेजिंग पावर, वो कम हो चुकी है। अगर रुपी की परचेजिंग पावर कम हो गई है तो एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि गुड्स का प्राइस जो है वो बढ़ चुका है। अगर गुड्स का प्राइस बढ़ चुका है तो आम सी बात है वो जितने रुपी में पहले आते थे उतने में नहीं आएंगे। रुपी ने अपनी परचेजिंग पावर जो थी इस चीज को खरीदने की वो खो दी है। रुपी और वीक हो गया, अगर और वीक हो गया तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से तो और ज्यादा वीक हो ही जाएगा ना, क्योंकि डॉलर पहले से मजबूत है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट के डिसीजन होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के जो इंटरवेंशन होते हैं, उससे भी रुपी की स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करती है। आरबीआई के कई बार मार्केट ऑपरेशन होते हैं जिसमें आरबीआई क्या करता है, मार्केट से यूएस डॉलर को क्या करता है, परचेज कर लेता है ताकि अपने फॉरेक्स रिजर्व को या फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करके रख सके। अब जब मार्केट से यूएस डॉलर आरबीआई खींच के अपने पास ले जाएगा तो मार्केट में कम यूएस डॉलर बचेगा। अब मार्केट में कम डॉलर बचेगा तो रुपी जो है वो ज्यादा बचेगा एज इन प्रपोर्शन टू द यूएस डॉलर। जो चीज ज्यादा होगी उसकी वैल्यू कहाँ इतनी मतलब रहेगी, है ना। तो यूएस डॉलर मार्केट में बहुत हाइड और बड़ा हुआ दिखता है, अप्रिशिएट हो जाता है, हमारा रुपी वीक हो जाता है। इसके अलावा कैपिटल आउटफ्लो भी एक रीजन है। फॉरेन इन्वेस्टर कई बार हमारे यहाँ से फंड को निकाल के सीधा दूसरे कंट्रीज में या दूसरे मार्केट में चले जाते हैं, इंडियन मार्केट से एग्जिट कर देते हैं। जब वो एग्जिट करते हैं तो अपने साथ थोड़े रुपये लेके जाएंगे, यूएस डॉलर ही तो लेके जाएंगे ना, जो हर जगह करेंसी चल सके। तो जब वो लेके चले जाते हैं वो डॉलर, तो हमारे यहाँ पे डॉलर और मतलब कम पड़ जाता है, तो उसका वैल्यू और बढ़ जाता है। जो चीज कम है उसी को तो सब कोई देखना चाहता है ना, पाना चाहता है। ट्रेड डेफिसिट की बात करेंगे, जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे मैंने बोला कि ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं, तो इम्पोर्ट करते टाइम हमें पैसे या पेमेंट किस में करनी है, डॉलर में ही करनी है। तो जब हम वो पेमेंट कर देंगे तो हमारे पास डॉलर कम हो जाएगा, हमारी मार्केट में भी कम हो जाएगा, रुपी ऑलरेडी ज्यादा ही रहेगा तो और ज्यादा डिप्रिशिएशन रुपी का होगा। अब बात करेंगे हम लोग ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर की। हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गया, फिर यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जिसकी वजह से बहुत सारे मार्केट में, जो इंडिया की मार्केट में फर्म्स वगैरह थी, वो यहाँ से एग्जिट करके यूएसए में चलेगी ज्यादा इंटरेस्ट रेट के लालच में। ग्लोबल रिसेशन हो गया, ये सब रुपी को वीक कर रहे हैं। अब एक यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखिए जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है उसमें जब भी होम करेंसी यानी कि हमारे केस में
ये हमारी होम करेंसी है रुपी, ठीक है, उसको हम डिफरेंट फॉरेन करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में एवरेज लेके देखते हैं कि उसका वैल्यू कितना है। जैसे हमने यूएस डॉलर और यूके का जो पाउंड है उसके साथ उसको कंपेयर करके वेट लिया और फिर देखा कि हमारा जो एक रुपी है वो कितने रुपए में मतलब कितनी फॉरेन करेंसी में जाके यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक तरीके से आप ऐसा समझिए, एक इंटरनेशनल करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं निकाला जाता है। जितनी इंटरनेशनल करेंसीज हैं जिनके साथ हम डील करते हैं कंट्रीज के साथ, उनका वेटेड एवरेज लेके एक्सचेंज रेट निकाला जाता है। अगर इसका वैल्यू नीर का इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी लोकल करेंसी जो है, यानी कि हमारे केस में रुपी, वो अप्रिशिएट हो रहा है और सामने वाली करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब हम नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि महंगाई के कंपोनेंट को कंसिडर करते हुए कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास रीर आता है। अगर रीर का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, मतलब अगर रीर ज्यादा है, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारी जो करेंसी है, मतलब हम इस हमारे केस में जो हमारा रुपी है, वो इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, उस पर इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्योंकि अगर रुपी महंगा है तो चीजें भी महंगी होंगी और हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो महंगा दिखेगा सामने वाले को, जबकि इंपोर्ट जो है इस केस में वो चीपर हो जाता है। रीर का फॉर्मूला क्या होता है? नीर को डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन की, कि अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है, कम होता है, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो रुपी की वैल्यू अगर कम होती है तो हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इजीली उनको लोग खरीदते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लग जाता है। क्योंकि आप ऐसा समझिए कि डॉलर के टर्म्स में हमारे गुड्स का जो वैल्यू होगा ना वो थोड़ा सा कम दिखने लग जाता है, इसलिए चीप दिखते हैं हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जैसे आईटी, फार्मास्यूटिकल, इससे काफी फायदा पाते हैं। रेमिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। अगर एनआरआई यहाँ पे मतलब पैसा भेजते हैं, फॉर एग्जांपल अगर डॉलर भेजेंगे तो वो ज्यादा हाई रुपी में कन्वर्ट हो पाएगा, है ना, क्योंकि पहले डॉलर का 65 अगर वैल्यू था, आज 85 है, तो हमारा रेमिटेंस बढ़ जाता है। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ता है कि अगर रुपी वीक हो रहा है तो उसकी वजह से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं इंफ्रा में। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? हमारा इंपोर्ट बहुत कॉस्टली हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि रुपी वीक हो गया, जिसकी वजह से हमें तेल वगैरह और महंगा लगेगा, क्योंकि उसको खरीदने के लिए हमें और डॉलर जो है वो देना पड़ेगा अपनी जेब से, है ना। तो ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन आ जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है उस जगह पे जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा इंपोर्ट वाला सामान यूज कर रही हैं। अगर वो इंपोर्ट वाला सामान यूज कर रही है तो इंपोर्ट पहले से महंगा है, तो जब वो महंगाई वाला सामान यूज करेंगे तो अल्टीमेटली जो गुड्स बनाएंगी मार्केट में रिलीज करेंगे उसका रेट ज्यादा रखेंगी, है ना, तो इन्फ्लेशन आएगा। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क पड़ेगा कि अगर हमारा रुपी वीक है तो इसकी वजह से फॉरेन में से जो हमारे पास फंड आता था, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती थी, वो हमारे यहाँ पे स्टे नहीं करके यहाँ से फ्लाई हो जाएंगी, दूसरे कंट्रीज में चली जाएंगी जहां उनको अच्छा इंटरेस्ट मिल पाए। इसके अलावा फॉरेन डेट का, कर्जे का कॉस्ट हमारे लिए बढ़ जाता है, क्योंकि आसानी से फॉरेन करेंसी हमें अवेल नहीं हो पाती, मिल नहीं पाती, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए। सबसे पहले तो डायरेक्टली डॉलर को जो है वो मार्केट में इन्फ्यूज किया जा सकता है, जैसे उसको सेल किया जा सकता है, और जो एक्स्ट्रा रुपी है उसको मार्केट से एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ताकि ऐसा ना हो कि मार्केट में रुपी बहुत सारे हों जिसकी वजह से रुपी की वैल्यू इरोड होती रहे और डॉलर बढ़ता रहे। फॉरेन एक्सचेंज स्वैप जो है वो यूज किया जा सकता है, जिसमें आरबीआई जो है वो सेलिंग और बाय ये वाला फिनोमिना फॉलो कर सकता है डॉलर की लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज लाई जा सकती हैं, उनको टैक्स बेनिफिट दिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल यूज ऑफ रुपी को हमें डेफिनेटली प्रमोट करना होगा। जैसे डॉलर में हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बाकी कंट्रीज डॉलर को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग द ट्रेड, ऐसे ही हम अगर रुपी को प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, उसके यूज को प्रमोट करेंगे, तो हमें डॉलर देना ही नहीं पड़ेगा सामने वाले कंट्री के साथ ट्रेड करते टाइम, हम रुपी में भी डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क की बात करेंगे फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आरबीआई ने इसका रिक्लासिफिकेशन कर दिया है। सबसे पहले समझिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ नहीं की जा सकती है। लॉटरी के बिजनेस में, गैम्बलिंग में, रियल एस्टेट बिजनेस में, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में की जा सकती है, निधि कंपनी में नहीं की जा सकती। फिर ट्रेडिंग जहां पे हो रहा है ट्रांसफर से रिलेटेड, डेवलपमेंट राइट से रिलेटेड, वहां नहीं की जा सकती। चिट फंड में भी नहीं होगी, सिगरेट टबैको में भी नहीं होगी, और वो सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं है जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन, यहाँ पे भी एफडीआई नहीं आ सकता। करंट रेगुलेशन के हिसाब से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो केवल मैक्सिमम 10% तक ही किसी कंपनी के पेड अप शेयर में अपना फंड जो है वो दे सकते हैं। उससे ज्यादा 10% से ज्यादा अगर वो इन्वेस्ट करें, मतलब 10% से ज्यादा उनको शेयर मिल जाएगा उस कंपनी में, उससे ज्यादा वो इक्विटी हासिल कर लेंगे, तो वो एफपीआई
नहीं माना जाएगा। तो 10% का कैप जैसे ही क्रॉस हो जाता है तो फिर उसको एफडीआई की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब क्या है कि इस कैप को अगर एक्सीड करते हैं 10% के कैप को, इसमें एफपीआई के पास दो चॉइसेस होती थी पहले कि वो या तो अपना जो सरप्लस शेयर है उसको बेच सकते हैं ताकि वो 10% का कैप क्रॉस ना करें, या खुद को एफडीआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बोलते हैं कि कैप इंक्रीज कर दिया हमने, अब हम एफडीआई है, ठीक है। और कई बार क्या होता था, एफपीआई जो है वो अपने आप को एफडीआई में कन्वर्ट करने के लिए मतलब इस तरीके के इक्विटी में जो शेयरिंग है अपना वो इंक्रीज करते ही थे। आरबीआई का जो नया ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है उसकी बात करते हैं। अभी क्या है कि जो फैसिलिटी है रिक्लासिफिकेशन की, मतलब एफपीआई को अगर एफडीआई में कन्वर्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि सिंपली 10% से ज्यादा उन्होंने इक्विटी हासिल कर लिया तो वो बन जाएंगे। कुछ सेक्टर में ये प्रोहिबिशन कर दिया गया है कि ऑटोमेटिकली आप जो है वो ट्रांसफर नहीं हो जाओगे एफपीआई से एफडीआई में। किन किन सेक्टर्स में, चिट फंड में, गैमलिंग में, इसमें आपको मतलब परमिशन लगेगा ही, क्योंकि ये वाले वो सेक्टर्स हैं जहां एफडीआई परमिटेड नहीं है। एफपीआई का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। अगर वो लैंड बॉर्डरिंग कंट्री से आ रहा है या फॉरेन के हमारे बॉर्डर रीजन से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है वो एंट्री रूट के फिनोमिना को, कितना परसेंट हो सकता है इन्वेस्टमेंट, उसके कैप को, ये सारी गाइडलाइन को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। एफपीआई का रिक्लासिफिकेशन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मोड ऑफ पेमेंट रेगुलेशन 2019 से चलेगा। डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। आरबीआई के गवर्नर ने ये कहा है कि इंडिया ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है कि वो डी डॉलराइजेशन जो है वो कर रहे हों, लेकिन हाँ वो अपने डोमेस्टिक ट्रेड को बचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इसका डी डॉलराइजेशन का मतलब कि हम डॉलराइजेशन को रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हिस्टोरिकल मैनर में यूएस डॉलर जो है ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो हर एक जगह पे चलता है डॉलर, हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, तो डॉलर एक डोमिनेटिंग करेंसी है ना, हर कोई उसको एक्वायर करना चाहता है। तो रिवर्स डॉलराइजेशन का मतलब कि डॉलर के इस जाल से, माया जाल से बाहर निकलो, इसके अलावा भी करेंसीज हैं, है ना। तो ये डी डॉलराइजेशन का फिनोमिना है जिसमें कि हम डॉलर का जो यूज है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने ट्रेड इनवॉइसिंग जो है इंडियन रुपी में भी करनी शुरू कर दिया। डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंडिया रुपीज में ही सीधा डील करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट हुआ था कजान के अंदर 2024 में, उन्होंने कॉमन ब्रिक्स करेंसी लाने की बात भी की थी। कौन सी कंट्रीज जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं? सबसे पहले तो अगर एक ही करेंसी, जैसे कि इस केस में डॉलर के साथ ही अगर सारी करेंसीज अपना रेट पेग करके या टाई करके रखेंगी तो एक ही करेंसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगी। एक्सचेंज रेट का हमेशा रिस्क बना रहेगा, हमेशा लोकल करेंसी डेप्रिशिएट होती रहेगी, डॉलर हमेशा मजबूत की कंडीशन में रहेगा। या हो सकता है क्योंकि यूएस की करेंसी है डॉलर, तो यूएस जो है वो एब्जॉर्ब कर ले अगर बहुत सारा डॉलर मार्केट से, तो अपने आप डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि एक कंट्री पे डिपेंडेंट है ना ये करेंसी। तो आप एक कंट्री पे तो पूरी ग्लोबल ट्रेड को डिपेंडेंट नहीं रहने दे सकते। इससे क्या होगा कि डी डॉलराइजेशन से लोकल करेंसीज का जो यूज है वो बढ़ेगा, यूएस के डॉलर वैल्यू जो फ्लक्चुएट होती रहती है उससे जो रिस्क जनरेट होता है मार्केट में वो कम हो पाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल जो है वो मजबूत हो पाएगा, क्योंकि कंट्रीज जो है अपनी स्ट्रेटेजीज यूएस डॉलर से फ्री होके या उसके बिना इन्फ्लुएंस के डील कर सकती हैं, बना सकती हैं। जियोपॉलिटिकल बेनिफिट भी रहेगा, यूएस का जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज किया जा सकता है। रेमिटेंस की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया जो है वो 14.3% तक ग्लोबल रेमिटेंस 2024 में रिसीव किया है, जो अभी तक का हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। अब रेमिटेंस क्या होता है? ये वो फाइनेंशियल ट्रांसफर है जो अब्रॉड में रहने वाले इंडिविजुअल्स अपने देश में भेजते हैं अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए। टॉप 5 रेसिपिएंट कौन से हैं 2024 में? सबसे पहले इंडिया है, देन मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान। चाइना का जो शेयर है वो ड्रॉप हो गया है अगर पिछले 20 सालों के कंपैरिजन में देखा जाए, क्योंकि चाइना में अब लो स्किल वाले लोग जो हैं वो फॉरेन में जा रहे हैं या ज्यादा जा ही नहीं रहे, और वहां की जो चाइना की पॉपुलेशन है वो भी एज्ड होने लग गई है। कौन से फैक्टर्स है जिससे इंडिया में हाई रेमिटेंस है? सबसे पहले तो इंडिया से बहुत सारे लोग जो है, लार्जेस्ट डायस्पोरा इंडिया के पूरे वर्ल्ड में माइग्रेट होकर बाहर जाते हैं। डेस्टिनेशन भी बदली है, इंडियन माइग्रेट जो है वो अब यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा जाते हैं। इंडियन माइग्रेट जो है वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल में आते हैं, जैसे आईटी, हेल्थ केयर, तो वहां जाके अच्छा अर्न करते हैं फॉरेन में। सिग्निफिकेंस क्या है हाई रेमिटेंस का? सबसे पहले तो हमारे पास, मतलब इंडिया के पास जो हाउस होल्ड है, जो उनकी फैमिलीज है, उनके पास अच्छा इनकम आता है बाहर से, तो इसेंशियल जो एक्सपेंसेस है उनके, फूड, हेल्थ केयर, उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। फिर मेजर सोर्स है ये हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज का, क्योंकि फॉरेन से जो भी बंदा पैसा भेजेगा फॉरेन करेंसी में भेजेगा, तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इससे अच्छा होता चला जाएगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की बात करें तो 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें जितने रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, माइनस को भी इंक्लूड कर लो, उनको परमिशन दिया गया था कि वो लगभग 2.5 लाख यूएस डॉलर जो है पर फाइनेंशियल ईयर में वो अपने कंट्री में भेज सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, करंट अकाउंट में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि कितनी फ्रीक्वेंटली वो पैसा भेज रहे हैं। ये स्कीम जो है ये कॉर्पोरेट्स और फिर पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे अप्लाई नहीं होता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात करें, डब्ल्यूटीओ ने हाईलाइट किया है कि ओवर 80% जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन के बेसिस पे किया जाता है। देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन वो प्रिंसिपल है जिससे जो कंट्रीज होते हैं ना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, सबको बराबर जैसा डील करते हैं। मतलब अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को स्पेशल फेवर दे रहा है, जैसे कि उसके प्रोडक्ट पे कम कस्टम ड्यूटी लगा रहा है जब वो इंपोर्ट कर रहा है उसके प्रोडक्ट को, तो उसको सबको वो सेम दायरा जो है वो देना होगा, सारे के सारे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को वो स्पेशल स्पेशल फेवर देना होगा। ये प्रिंसिपल आर्टिकल 1 ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में मेंशन किया गया था 1994 में। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज का भी अभी पार्ट है, ट्रिप्स का भी पार्ट है। मैकेनिज्म क्या है कि मेंबर कंट्रीज जो होते हैं उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस होता है उसको एक्सटेंड करना होता है ऑटोमेटिकली बाकी मेंबर्स को भी, अगर वो एक को करता है। ये डब्ल्यूटीओ में मतलब एक तरीके से मेंशन क्लॉज है। इंडिया जो है उसने एमएफएन का जो स्टेटस है वो काफी कंट्रीज को दे दिया है। एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहले कि अगर रीजनल लेवल पे ट्रेड एग्रीमेंट्स आपस में कंट्री कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट उनमें चल रहा है, तो वो एक दूसरे को अगर दे रहे हैं एमएफएन का स्टेटस, तो ठीक है, वो फेवर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे मेंबर्स को वो फेवर करें, क्योंकि वो ट्रेड पैक्ट या अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स को ऑलरेडी हमने क्विक बिट्स में कवर किया हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। अब बात करेंगे जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्कीम की। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो अगर चाहें तो कुछ कंट्रीज को, खास करके डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, कम टैरिफ लगा सकते हैं जब प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे। इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये वायलेशन है एमएफएन का। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ये भी एक्सेप्शंस हैं। काउंटरवेलिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है? जब डब्ल्यूटीओ को कोई मेंबर है, उसको ये लगता है कि सामने वाला देश मेरे यहाँ पे जो सामान भेज रहा है वो उसको ज्यादा रेट पे भेज रहा है, मतलब वो उसको कम रेट पे बेच रहा है, मेरे यहाँ पे अपने देश में ज्यादा महंगा बेचता है, तो मेरे यहाँ पे कम रेट में बेच के मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या करना चाहता है? इंजर करना चाहता है। तो इस चीज को रोकने के लिए जो सामने वाला कंट्री है वो उसके इम्पोर्ट पे, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं बाहर से, उस पर बहुत ज्यादा ड्यूटी या एडिशनल टैरिफ लगा देता है, ताकि उसके कंट्री में भी वो प्रोडक्ट उतने ही महंगे रेट का दिखे जितना फॉरेन कंट्री में है। अमेंडमेंट इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की बात करेंगे। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफाई किया है इसको। ये अमेंडमेंट जो है ये लीगल बैकिंग देता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, और कहता है कि स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करना है जब भी पॉलिसी बनानी है। ये अमेंडमेंट फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 के थ्रू किया गया है। अब 2023 के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि हम इस पॉलिसी में एक्सपोर्टर्स जो है उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आना चाहते हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन 2030 तक करना चाहते हैं। 4 पिलर्स पे फोकस करेंगे, जैसे कि इंसेंटिव देना, एक्सपोर्ट का प्रमोशन कोलैबोरेशन से करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना, इमर्जिंग एरिया जैसे ई कॉमर्स में डीलिंग करवाना एक्सपोर्ट की। कुछ इनिशिएटिव है, जैसे डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट्स हब बनाया जाएगा जहां पे वो अच्छे हैं, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट अगर ताले बनाने में अच्छा है तो उसको उसमें प्रमोट किया जाएगा, उस प्रोडक्ट को वहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा। एक्सपेंडेड एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम जो है, इसका एग्जांपल है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, जिसमें हम लोग कैपिटल गुड्स जैसे कि कपड़े हो गए, मशीनरीज हो गई, उनको एक्सपोर्ट करेंगे पर्टिकुलरली। फिर प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी में, डिजिटल इकोनॉमी के लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाई गई है। एक्सपोर्टर्स को रिकग्नाइज करने के लिए एक्सपोर्टर फर्म्स जो है वो स्टेटस प्रोवाइड करती हैं उनको। फिर स्कॉमेट के साथ स्ट्रीमलाइनिंग की जा रही है, मतलब स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की पॉलिसी जो है वो लाई जा रही है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, ताकि वो अच्छे से इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो बना सके फॉर द एक्सपोर्ट। इसके अलावा ऑथराइजेशन स्कीम जो है वो लाई गई है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है रॉ मटेरियल का वो प्रोवाइड किया जाता है अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको एक्सपोर्ट करोगे फ्यूचर में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जीडीपी बेस या रिवीजन की बात करेंगे। गवर्नमेंट ने 26 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी बनाई है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स में, जो जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से 22-23 करने की बात करी है। ये एडवाइजरी कमेटी जो है ये विश्वनाथ गोलदर की चेयरमैनशिप के अंतर्गत है। इसमें नए नए डाटा को आइडेंटिफाई किया जाएगा, मेथोडोलॉजी जो है जीडीपी की उसको रिवाइव किया जाएगा, ताकि इन्फ्लेशन के साथ टाई अप करके जीडीपी का वैल्यू हमारे पास आ सके। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उन्होंने ऑलरेडी एनुअली जो एनएएस है, नेशनल अकाउंट आपका स्टैटिस्टिक्स, उसको आउट किया है और ये कहा है कि जीडीपी का एस्टिमेट मल्टीपल अप्रोचेस से किया जा सकता है। 2005 में बेस 2015 में बेस ईयर को बदला गया था, पहले ये 2004-5 हुआ करता था, 2015 में 2011-12 कर दिया गया। सीएस जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को अब नहीं मानता है और नया वाला मेजर लेके आया है, जिसका मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट बेसिक
बेसिक प्राइस को माना जाता है। अच्छा, जो आपके फैक्टर कॉस्ट होते हैं, ये वो होते हैं जब भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से बाहर निकला तो उसका दाम क्या था, ठीक है। बेसिक प्राइस में प्रोडक्शन टैक्सेस वगैरह, सब्सिडीज वगैरह को इंक्लूड किया जाता है। बेस ईयर का मतलब वो रेफरेंस ईयर जिससे आप ये कैलकुलेट कर रहे हो कि कितना प्राइसेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो वेरी हुआ है, अप एंड डाउन हुआ है एज कंपेयर टू दैट रेफरेंस ईयर, जिससे आप रियल ग्रोथ जज कर सकते हो। सो प्राइसेस जो हैं मतलब इस तरीके से एक रेफरेंस ईयर के साथ कैलकुलेट करते हुए मेजर किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, ताकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो निकाला जा सके जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम। बेस ईयर एक बेंचमार्क होता है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए। जीडीपी की लिमिटेशंस क्या है कि इसमें नॉन मार्केट एक्टिविटीज नहीं आती, जैसे कोई घर में काम कर रहा है, हमारे मम्मा पापा काम करते हैं घर के अंदर, खाना वाना बनाती है मदर्स, या फिर डोमेस्टिक हेल्प, उनका काम जो है वो जीडीपी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता। एनवायरमेंटल डैमेज को ये कंसिडर नहीं करता, वेलफेयर या लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं देखता, इनकम इनक्वालिटी को टोटली इग्नोर कर देता है, इनफॉर्मल इकोनॉमी के कॉन्ट्रीब्यूशन को भी नहीं देखता। इनफॉर्मल इकोनॉमी वो जिसमें कोई सिक्योरिटी, टेन्योर, ऐसी सेफ्टी वगैरह जो है वो नहीं फॉलो की जाती है ना, जैसे किसी ने बाहर में सब्जी का ठेला लगाया, ये सब चीजें। नीड टू अपडेट द जीडीपी बीस ईयर में अगर देखा जाए तो जरूरी इसलिए है क्योंकि इसे इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि हम बेस ईयर बहुत पुराना यूज करें, अब अपग्रेड की जरूरत है। इससे डाटा क्वालिटी जो है वो इन्हांस होगी, नया नया डाटा आ पाएगा, ज्यादा रिलायबल डाटा डिजिटाइज फॉर्मेट में यूज किया जा सकता है। ग्लोबल कंपैरिजन भी अच्छा हो पाएगा बाकी कंट्रीज की जीडीपी से। इसके अलावा पोस्ट पैंडेमिक में इकोनॉमी के डायनामिक बदले हैं तो हमें जीडीपी को उससे अडेप्ट करवाना पड़ेगा। जीडीपी के मेजरमेंट की अगर बात की जाए तो जीडीपी एक मतलब आप ऐसे समझिए दो पैरामीटर में मापा जाता है। जीडीपी मैं आपको पीछे भी बता चुकी थी पहले कि जीडीपी इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर certain territory over in a certain territory over a certain period of time, ठीक है। ये नॉमिनल और रियल होता है। नॉमिनल का मतलब आप जीडीपी को जो कैलकुलेट कर रहे हो वो करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से कर रहे हो, जो आज के टाइम में दाम चल रहा है। फॉर एग्जांपल 2015 में सेब अगर 10 रुपए किलो था, आज अगर 100 रुपए किलो है तो आप 100 रुपए किलो के हिसाब से ही जीडीपी कैलकुलेट करोगे। जबकि गुड्स का सेब अभी भी एक ही है, यहाँ पे भी एक है, ऐसा थोड़ी ना सेब का प्रोडक्शन बढ़ गया, वो तो रेट बढ़ा है ना, इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन को इग्नोर करके ये 100 वाले को ही जीडीपी में कैलकुलेट करेगा। लेकिन रियल जीडीपी इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करता है, बेस ईयर प्राइसेस का रेफरेंस लेके फिर हमें ट्रूली बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है। तब हमें समझ लगेगा जब हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए एडजस्ट करेंगे कि हाँ अभी भी एक ही सेब का प्रोडक्शन हुआ है, वो तो केवल इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ गया है, तो हम ये नहीं कह सकते हमारा जीडीपी अच्छा हो गया, ठीक है। कौन से मेथड्स हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के? प्रोडक्शन अप्रोच, एक्सपेंडिचर, इनकम अप्रोच। प्रोडक्शन अप्रोच में जितने भी फर्म्स मतलब इकोनॉमी के अंदर जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स जितने भी, आप ऐसे समझिए प्रोडक्शन के जितने भी डायमेंशंस या जितने भी यूनिट्स लगते हैं, जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, वर्कर्स हो गए, उनका वेजेस हो गया, ये सारी चीजें जो प्रोडक्शन में जैसे कि प्रोडक्शन हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका एग्रीगेट ग्रॉस वैल्यू लिया जाता है जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम। एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्या होता है, जितना खर्चा हुआ है गुड सर्विस बनाते टाइम उसका फाइनल स्पेंडिंग कैलकुलेट करते जीडीपी मापा जाता है। जैसे कंज्यूमर ने कितना खर्च किया, बिजनेसमैन ने कितना इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, एक्सपोर्ट कितना हुआ, इम्पोर्ट कितना हुआ। इनकम अप्रोच में क्या है कि जितना आपने गुड सर्विसेज प्रोड्यूस करते टाइम सामने वाले को इनकम दिया है और फिर उससे प्रोडक्शन हुआ है, उसको बोलते हैं इनकम अप्रोच। जैसे कि आपने लेबर को वेजेस दिया है, फिर प्रॉफिट मिला है बिजनेसमैन को, इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना दिया है, फिर फिक्स एसेट में टैक्सेस कितने प्रोवाइड किए हैं, सब्सिडी कितना आया है, नेट प्राइमरी इनकम अब्रॉड से कितना आया है, ये सब इनकम अप्रोच में आएगा। परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करेंगे। ग्लोबल परचेजिंग पावर पैरिटी का डाटा 2021 का जो है उसको इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ने 176 इकोनॉमी के रिलीज कर दिया है। चाइना लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेकंड नंबर पे यूएस है इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पी। इंडिया की इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट है। जीडीपी की रैंकिंग के हिसाब से इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है प्रेजेंट में। हाई इनकम कंट्रीज जो है उनमें 16.4% का वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लेकिन वो 46% तक ग्लोबल जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी एक वो एक्सचेंज रेट होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, जिससे हमें ये पता लगता है कि एक कंट्री जो है मतलब आप समझिए कि एक नेशन जो है वो अपनी करेंसी से एक बास्केट ऑफ गुड्स को अगर खरीदना चाहे तो कितनी करेंसी उसे देनी पड़ेगी, और वही सेम बास्केट ऑफ गुड्स अगर वो दूसरे फॉरेन कंट्री में जाके खरीदे तो फॉरेन करेंसी में उसे कितना पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऐसे समझिए, अगर किसी को इंडिया में बर्गर खरीदना है तो उसको 60 रुपए दे के एक बर्गर मिलता है। ऐसे ही सेम बर्गर अगर मुझे यूके के अंदर खरीदना पड़े तो मेरे को वहां पे 1 पाउंड देना पड़ेगा, 2 पाउंड देना पड़ेगा। ये जो मुझे पता लगता है कि सेम बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कितना वेरिएशन हो रहा है पैसा देते टाइम, इसी से जो एक्सचेंज रेट निकल के आता है उसको ट्रिपल पी कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमें बर्गर का समझ में आया तो 1 पाउंड का वैल्यू हम 60 रुपए मानेंगे, ये हो गया ट्रिपल पी, ठीक है। तो लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट किया जाता है
इसमें मापते टाइम, और रिलेटिव वैल्यू पता लगती है डिफरेंट करेंसीज की। एक्यूरेट तरीके से आप किसी भी कंट्रीज का लिविंग स्टैंडर्ड इससे नाप सकते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि इंडिया में अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है तो वो 60 रुपए का बर्गर खा सकता है। इसी तरीके से यूके में अगर कोई 2 पाउंड कमा रहा है तो वो 1 पाउंड का ये बर्गर खा सकता है ना। तो लिविंग स्टैंडर्ड पता लगता है। मार्केट पे एक्सचेंज रेट डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि मार्केट वाला जो एक्सचेंज रेट होता है वो हमेशा इन्फ्लेट करता रहता है। उसका इन्फ्लेशन का उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ा रहता है। हाई इनकम कंट्रीज में तो हमेशा ही प्राइसेस हाई रहते हैं, क्योंकि लोगों की इनकम भी उस हिसाब से हाई है। तो इसका मतलब अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो यही जो यूके में आपको बर्गर है वो ऐसा लगेगा कि 10 पाउंड का मिल रहा है, जबकि एक्चुअल में उसका जो वैल्यू है वो 1 ही पाउंड है जब हम ट्रिपल पी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, ये तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है जो हाई इनकम कंट्रीज में ज्यादा होता है, इसीलिए मार्केट एक्सचेंज रेट पे ये कैलकुलेट नहीं किया जाता। ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द मार्केट एक्सचेंज रेट। आईसीपी की बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिकल इनिशिएटिव है, जिसमें कि हम प्राइस डाटा जो होता है कंपैरेटिव वाला उसको कलेक्ट करते हैं, डिटेल्ड जीडीपी एक्सपेंडिचर जो है उसको कलेक्ट करते हैं, ताकि ट्रिपल पी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी को कैलकुलेट किया जा सके। ये 1968 में इनिशिएट किया गया था। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंतर्गत। इसमें प्राइस लेवल का इंडेक्स भी मापा जाता है, जिसमें हम लोग ट्रिपल पी का जो रेशो है कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सचेंज रेट से वो कैलकुलेट करते हैं। इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रिलीज करी है, जिसका टाइटल है एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज इकोनॉमी। ये कंट्री है इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट के हिसाब से। इसके अलावा G20 कंट्रीज में 12वें नंबर पे आता है जब हम डिजिटलाइजेशन के लेवल की बात करते हैं, और 11.74% तक डिजिटल सेक्टर इंडिया की नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जीडीपी में भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा खासा है। 2.5% वर्कफोर्स इसमें काम भी करती है। सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे पहले डिजिटल इनेबलिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रॉस वैल्यू एडेड में 7.8% तक कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे आईसीटी का सेक्टर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम देता है। न्यू डिजिटल इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं, बिग टेक प्लेयर्स आ रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स आ रही हैं। इसके अलावा अदर्स में देखा जाए तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में भी अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से इसका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी बढ़ चुका है। डिजिटल इकोनॉमी के बेनिफिट क्या है? सबसे पहले इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है। इंडिया सेकंड हाईएस्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे यहाँ पे बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉरेन कंट्रीज को, और आयरलैंड से हम दूसरे सेकंड नंबर पे हैं। आयरलैंड फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में। सर्विस डिलीवरी जो है वो इससे काफी इनहांस होती है। फॉर एग्जांपल ई हॉस्पिटल हो गया, ई संजीवनी, ये सब डिजिटल पैटर्न में ही तो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ना। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाता है। स्टार्टअप और इनोवेशन जो है वो इससे और ज्यादा अच्छा हो सकता है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे आता है जब हम स्टार्टअप या यूनिकॉर्न्स की वर्ल्ड में बात करते हैं। और जब हम बात करें डिजिटल सेक्टर की तो उससे ये और अच्छे तरीके से स्टार्टअप जो है वो डील किए जा सकते हैं, बेटर मैनेज किए जा सकते हैं। R&D IT सपोर्ट इजीली दिया जा सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करेंगे। रिसेंट रिपोर्ट आई है एसबीआई की, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो अमाउंट था वुमेन को डिफरेंट स्कीम से वो काफी दिया गया है, और ये $2 ट्रिलियन का जो मार्क है वो क्रॉस कर चुका है। डिफरेंट स्टेट्स की स्कीम देखिए, कर्नाटका में गृह लक्ष्मी है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है, ओडिशा में सुभद्रा योजना है। डीबीटी को 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि कैश की जो सब्सिडी दी जाती है या बेनिफिट दिए जाते हैं वो सीधा सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में डाले जाए, मिडल मैन के थ्रू ना डाले जाए, ताकि हम लीकेज वगैरह को रिड्यूस कर सके, डिलीवरी को फास्ट कर सके। तो कैश का ट्रांसफर डायरेक्टली दे दिया जाता है। जैसे पीएम किसान इसका एग्जांपल है। फार्मर्स को डायरेक्टली 6,000 रुपए सालाना जो है उनके अकाउंट में सीधे मिल जाते हैं। पेंशन मिल जाती है आसानी से बूढ़ों बुजुर्गों को। काइंड सपोर्ट में क्या किया जाता है? पैसा नहीं दिया जाता, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती है। जैसे मार्केट में 100 रुपए का अगर मिल रहा है पोटेशियम, तो 10 रुपए में दिया जाएगा, सब्सिडी 90 रुपए सरकार पे करेगी। फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, आसानी से पीडीएस सिस्टम में सस्ता राशन दिया जाता है ना। स्कूल मील्स में पीएम पोषण स्कीम के तहत अच्छा न्यूट्रिशियस फूड जो है वो सस्ता दिया जाता है। मैकेनिज्म की बात करें तो इंडिया स्टैक के मैकेनिज्म पे इसको बिल्ड किया गया है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, जहां पे बेनिफिशियरी की लिस्ट बनाई जाती है, डिजिटल साइनिंग की जाती है, आधार के साथ लिंक किया जाता है। जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी में हम क्या करते हैं? जनधन अकाउंट को मोबाइल नंबर से कनेक्ट करते हैं ताकि डायरेक्टली पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में जा सके। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं, जिससे हम बैंक जहां पे बैंक नहीं है वहां पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को असाइन कर देते हैं। पेमेंट बैंक खोल रखे हैं हमने, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी इनेबल कर रखी है। यूपीआई को अब तो हर जगह पे हर सेक्टर में इंटीग्रेट किया जा रहा है पेमेंट्स और सब्सिडी देने के लिए।
हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 की बात करेंगे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने ये रिपोर्ट जो है रिलीज करी है। इसमें पता लगा है कि रूरल लेवल पे जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा का वो 9% बढ़ा है और अर्बन में 8% बढ़ा है और दोनों में जो गैप है वो रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा नॉन फूड आइटम पे खर्चा लोग अब ज्यादा कर रहे हैं, खास करके 53% रूरल में, 60% अर्बन में वो अपने कपड़ों वगैरह पे, कन्वेंस वगैरह पे ज्यादा खर्चा करते हैं ना। और जो परसेंटेज शेयर है फूड का वो कम हुआ है। कंजम्पशन इनइक्वालिटी की बात करें तो गिनी कॉफिशिएंट जो है वो रूरल एरिया में भी कम हुआ है, अर्बन में भी कम हुआ है। तो मतलब इनकम डिसपैरिटी या फिर इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कंट्री में रिड्यूस हो रही है। गिनी कॉफिशिएंट दर से बताता है कि इनकम इनइक्वालिटी डिफरेंट हाउस होल्ड्स में कितनी है। अगर इसका वैल्यू 0 है तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, अगर 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? सबसे पहले तो हमें कंजम्पशन पैटर्न का पता लगता है कि घरों में लोग जो है वो कैसा सामान, क्या क्या चीजें यूज करते हैं, क्या क्या उनके खर्चे हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर भी है, हमें पता लगता है कि जीडीपी जितना हम दिखा रहे हैं कंट्री का, उस हिसाब से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, डेवलपमेंट है या नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ये फायदा करता है, मतलब कितना खर्चा बढ़ा है लोगों का, मतलब कितना खर्चा चीजों का बढ़ा है जिसकी वजह से लोगों ने उनका कंजम्पशन कम कर दिया। वो चीज कैलकुलेट करते टाइम हम समझ सकते हैं कि सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इन्फ्लेशन उसमें आया है कि नहीं आया। इसके अलावा इनइक्वालिटी डिफरेंट स्टेट्स में देखी जाए तो सबसे हाईएस्ट सिक्किम में है, सबसे लोएस्ट छत्तीसगढ़ में है। हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे एक्सपेंडिचर जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने रेगुलर इंटरवल में कंडक्ट किया है। इनिशियली 1 साल के ड्यूरेशन में किया जाता था 1950-51 में, और 26 राउंड के बाद अगर देखा जाए तो सर्वे 5 साल में किया जाता है। 2017-18 का जो सर्वे था ना वो डिस्कार्ड कर दिया गया था डाटा क्वालिटी के चलते। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है इसको 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था। एनएसओ का ही पार्ट है और ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस और एनएसएस को मिलकर बनता है और ये लार्ज लेवल पे सैंपल सर्वे करता है और इंडिया बेसिस पे भी करता है, एनुअल सर्वे करता है। इसके अलावा क्विनक्वेनियल सर्वे जो है 5 साल में वो भी करता है। कुछ मेजर सर्वे हैं इसके, जैसे कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हो गया, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे हो गया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री हो गया, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे हो गया एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का। कुछ की डेवलपमेंट में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की बात करेंगे। लेटेस्ट आरबीआई ने अपनी बाई मंथली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो रिलीज करी है। 19 मेजर सिटीज में किया गया, जिसमें पता लगा कि कंट्री, हमारे देश की इकोनॉमी में जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत कम होता जा रहा है। ये सर्वे जो है ये कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को बताता है और ये बताता है कि ओवरऑल इकोनॉमी का स्टेट कैसा है, कंज्यूमर को कितना सिक्योर फील होता है फाइनेंस के लेवल पे। अब ये इंडिकेटर है हमारे हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी का। हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अगर होता है तो मतलब हाई खर्चा भी करते हैं कंज्यूमर। अगर कॉन्फिडेंस लो होता है तो वो ज्यादा खर्चा नहीं करते, अपने पास पैसा जोड़ के रखना चाहते हैं। 2 इंडेक्सेस को नापा जाता है। करंट सिचुएशन इंडेक्स, जिसमें पता लगता है कि कंज्यूमर के जो सेंटीमेंट है करंट इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को लेकर वो कितने हैं और 1 साल पहले कितने थे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स में मतलब फ्यूचर में उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है रिलेटेड टू इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट। वर्ल्ड बैंक ने एक एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है, जिससे पता लगता है कि एक्सटर्नल डेट का स्टेटिस्टिक्स जो है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में कैसा है और इसका नाम है डेट रिपोर्टिंग सिस्टम। देखिए इससे पता लगा है कि एक्सटर्नल डेट जो है बाहरी कर्जा वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज में, वो बाहर से ज्यादा पैसा उठा रहे हैं। मेन बात है कि इंटरेस्ट रेट जो है काफी हाई रहता है, लेकिन उतने हाई इंटरेस्ट रेट पे भी कंट्रीज जो है वो पैसा उठाती हैं। बांग्लादेश और इंडिया जो है उन्होंने 90% तक इंक्रीज इंटरेस्ट पेमेंट्स में पाया है 2023 में। कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ता है, जैसे इन्फ्लेशन आ गया, करेंसी डेप्रिशिएट होगी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जनरेट हो गई। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में बात करेंगे अन्न चक्रा टूल के बारे में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने अन्न चक्रा पीडीएस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल लॉन्च किया है और स्कैन पोर्टल भी लॉन्च किया है ताकि पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा सके। अन्न चक्र एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या फिर एक सप्लाई चेन का ऑप्टिमाइजेशन टूल है, जिससे ये पता लगता है कि किस रास्ते से जो पीडीएस को खाना जा रहा है, किस रास्ते से होते हुए जा रहा है और रास्ते में कहीं धांधली तो नहीं हो रही। तो इसका मतलब सीमलेस मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन को ट्रैक किया जा सकता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर इसको चलाया है। इसको पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। फ्लीट ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो पोर्टल है रेलवे का, उससे भी जोड़ा गया है ताकि ट्रैकिंग अच्छे से की जा सके। स्कैन का फुल फॉर्म है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए पोर्टल। इसमें सिंगल विंडो जो है वो प्रोवाइड की गई है, जिसमें अगर किसी को सब्सिडी लेनी है फूड से रिलेटेड, है ना, तो वो उसी सिंगल विंडो में अपने डॉक्यूमेंट और हर चीज जमा कराएगा और स्टेट्स को सीधी सीधी सब्सिडी जो है वो वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी, लोगों को वहीं पे सीधी सीधी सब्सिडी मिल जाएगी, बार बार जगह जगह में अपने डॉक्यूमेंट लेके घूमने की जरूरत नहीं है और ये सिंगल जगह से ही पॉसिबल हो पाएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इंडिया के अंदर है। सेंटर और स्टेट की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेंटर जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से अनाज को प्रोक्योर करता है, किसानों से लेता है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और बल्क
बल्क में स्टेट्स को एलोकेट करता है और स्टेट्स क्या करती हैं, फर्दर उस अनाज को लेकर उसकी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डील करती हैं और जो भी एलिजिबल फैमिलीज हैं जिनके पास राशन कार्ड वगैरह है उनको आइडेंटिफाई करके वो अनाज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। एवोल्यूशन की बात करें पीडीएस की, तो सबसे पहले रिवैम्प्ड पीडीएस स्कीम थी 92 में, फिर टारगेटेड पीडीएस आई, फिर अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आई, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक्ट आया 2013 का, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 के अंदर आई। रबड़ बोर्ड की बात करेंगे, इन्होंने आईएसएनआर और आईएनआर कनेक्ट जो है वो इनिशिएटिव शुरू किया है। आईएसएनआर का फुल क्या है, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबड़, ठीक है। और ये प्लेटिनम जुबिली रबड़ एक्ट 1947 की जब सेलिब्रेट की गई तभी ये लॉन्च किया गया। ये एक्ट जो है ये बताता है कि रबड़ बोर्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये बोर्ड जो है स्टैब्लिश किया गया था। आईएसएनआर का मतलब क्या हुआ कि इंडियन रबर के प्रोडक्शन को हम लोग यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन के स्टैंडर्ड्स के साथ टाई अप करके बनाएंगे। ये एक डिफरेंट इनिशिएटिव, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ इनिशिएटिव है जिसमें जो रबर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से वो बन के आ रही है, अगर एक्सपोर्ट भी की जा रही है दूसरे कंट्री में तो उसको पता रहेगा, ट्रेस किया जा सकता है रबर को आसानी से। आईएनआर कनेक्ट जो है ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें जो ग्रोअर्स होंगे, रबर को उगाने वाले जो होंगे, उनको एक्चुअल में मैक्सिमाइज उनका जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाएगी। जो भी अनटैप्ड रबड़ होल्डिंग्स हैं जहां पे अभी तक रबड़ एक्सप्लोर नहीं किया गया, उनको ग्रोअर्स को वहां पे भी कनेक्ट किया जाएगा ताकि प्लांटेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इंडिया का अगर रबड़ सेक्टर देखें तो इंडिया रबड़ ग्लोबल रबड़ प्रोडक्शन में 3rd नंबर पे आता है। फर्स्ट पे थाईलैंड है, सेकंड में इंडोनेशिया है। इंडिया 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर है नेचुरल रबड़ का। हमारे यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो केरला है, बाकी में तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा भी है। अच्छा, रबड़ क्रॉप की बात करते हैं। रबर का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज हैवा ब्रेसिलिनिस, इसको रबर ट्री कहते हैं। ये अमेज़न रिवर बेसिन पे पाया जाता है, वहां का नेटिव ट्री है। ये इंडिया के अंदर पहले नहीं होता था। इसको ट्रॉपिकल एशिया और अफ्रीका के अंदर ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया। रबर जो है वो लेटेक्स जो होता है ट्री का उससे निकलती है। इसके प्लांटेशन की कंडीशन है जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो चाहिए होता है, साथ में 200 से 300 सेंटीमीटर का जो एनुअल रेनफॉल है वो चाहिए। टेम्परेचर 25 से 34 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। सॉइल काफी डीप और लेटराइटिक फर्टाइल होनी चाहिए और फॉस्फोरस ज्यादा नहीं होना चाहिए सॉइल के अंदर। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की बात करेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। इसका हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना के अंदर है। ये मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग रीजन भी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये बोर्ड आता है और इसके अलावा प्रोमिनेंट मेंबर्स इसके आयुष मिनिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। जो भी स्टेट्स हैं वो इस बोर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं रोटेशन बाय रोटेशन, और ये एक एनटीबी इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इंडिया का ग्लोबल टर्मरिक इंडस्ट्री में अगर प्लेस देखा जाए तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है टर्मरिक का। 70% हम ग्लोबल प्रोडक्शन करते हैं, 62% ट्रेड करते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका है। मोर देन 30 वैरायटी ऑफ टर्मरिक इंडिया के अंदर उगाई जाती हैं। मेजर वैरायटीज को जीआई टैग भी मिला है, जैसे इरोड टर्मरिक तमिलनाडु की, लाकडोंग टर्मरिक मेघालय की, इसको हाई क्यूमिन कंटेंट की टर्मरिक भी कहते हैं जिससे कैंसर को तोड़ा जा सकता है। काधामाल हल्दी जो है वो ओडिशा की है। फिर इसके अलावा 20 लाख टन का 5 साल में हम प्रोडक्शन करने का, अपना डबल प्रोडक्शन करने का टारगेट रखे हुए हैं। 2030 तक हम टर्मरिक का जो एक्सपोर्ट है वो $1 बिलियन तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। टर्मरिक का साइंटिफिक नेम कुरकुमा लॉन्गा होता है, इसको गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। ये पेरेनियल क्रॉप है, रिजोमेटस हर्बेशियस प्लांट है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में नेटिव पाया जाता है। मतलब ओरिजिन यही पाया जाता है, ओरिजिनिटी यही का ओरिजिन है इसके अंदर। सिग्निफिकेंस क्या है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन वगैरह दूर करता है, डिटॉक्सिफाइंग की प्रॉपर्टी है, ये लीवर को डैमेज से बचाता है। इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन में देखें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसको उगाया जा सकता है। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल जो है वो 1500 से 2500 mm एनुअली चाहिए। सॉइल वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज्यादा होना चाहिए। अगर ये अल्टीट्यूड पे उगाया जाए, 1500 मीटर अबव सी लेवल से उगाया जाए तो ज्यादा अच्छा उगता है। इंडिया के कॉफी एक्सपोर्ट की बात करेंगे, इंडिया का कॉफी एक्सपोर्ट $1 बिलियन पहली बार में क्रॉस किया है और सबसे ज्यादा जो सर्ज है वो रोबस्टा कॉफी के प्राइस में आया है। 60% तक इसका प्राइस 2024 में बढ़ चुका है। और ये सॉइल जो है आप ऐसे समझिए, 1 सेकेंड, इसका जो प्राइस है वो इसलिए बढ़ा है कि प्रोडक्शन नहीं बहुत बड़ा है या फिर लोगों में चॉइस बहुत ज्यादा नहीं आ गई है कॉफी को लेके। दरअसल ये इसलिए हुआ है क्योंकि कॉफी का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है क्योंकि इंडिया के अंदर पुअर वेदर और ड्राउट की कंडीशन रही, जिसकी वजह से ब्राजील और वियतनाम हमसे थोड़ा आगे चले गए। यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन की जो रेगुलेशन है उसमें ये देखने को मिला है कि किस तरीके से नई रेगुलेशन की वजह से जो इंडिया के अंदर कॉफी थी वो अब इतनी ज्यादा उसके अंदर ग्रोथ जो है वो नहीं रही है, और साथ में जो उसका कॉस्ट है रेगुलेशंस के साथ टाइप करती वो बढ़ गया है। स्टेटस क्या है कॉफी प्रोडक्शन का, इंडिया 8th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है ग्लोबली 2022-23 के हिसाब से। ब्राजील वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है, 40% तक ग्लोबल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट भी करता है। इसके अलावा ट्रेडिशनली कॉफी जो है वो वेस्टर्न घाट जो है साउथ इंडिया का, उसके रेन फॉरेस्ट में उगाई जाती है। मेनली कर्नाटका में, हाईएस्ट कर्नाटका में उगाई जाती है, फिर केरला तमिलनाडु में भी मिलती है। अरेबिका और रोस्टा कॉफी 2 टाइप से, अरेबिका सुपीरियर क्वालिटी होती है रोबस्टा से और साथ में हाई प्राइस होता
होता है इसका। इंडिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रोबस्टा कॉफी का। अब कौन सी ग्रोइंग कंडीशन है? अरेबिका का अगर देखा जाए कंडीशन तो डीप फर्टाइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए सॉइल के अंदर, एसिडिक होनी चाहिए बिट। रोबस्टा का भी सेम है। स्लोप जो है अरेबिका को वो जेंटल से मॉडरेट चाहिए इस तरीके की, ठीक है। रोबस्टा को जेंटल चाहिए और थोड़ा सा लेवल या फिर ऐसे सिंपल प्लेन फील्ड में भी उगाई जा सकती है। एलिवेशन जो है अरेबिका को थोड़ा हाई चाहिए एज कम्पेयर टू द रोबस्टा। टेम्परेचर 150 से 250 डिग्री चाहिए अरेबिका को, इसको चाहिए 200 से 300, और रोबस्टा हॉट में भी उगाई जा सकती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है अरेबिका में 70 to 80% होनी चाहिए, रोबस्टा में 80 to 90% होनी चाहिए। एनुअल रेनफॉल अरेबिका को जो है वो ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू रोबस्टा। कुछ और की डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर जो है वो हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी के द्वारा खोला गया है और ये सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम में खोला गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनिक फिशरीज और एक्वाकल्चर को सिक्किम में प्रमोट करना अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये ब्लू रेवोल्यूशन लेके आने के लिए है ताकि फिशरी सेक्टर को प्रमोट किया जा सके। इसमें क्लस्टर्स बना के फिशरी का ग्रोथ किया जाएगा, साथ में लोगों की इनकम इंक्रीज की जाएगी। ऑर्गेनिक फिशरीज में हम लोग इकोलॉजिकली हेल्दी फिश फार्मिंग सिस्टम लेके आएंगे ताकि हेल्थ को भी नुकसान ना हो फिशेस की, हमारी हेल्थ को भी नुकसान ना हो, ज्यादा केमिकल्स वगैरह भी यूज ना हो। अब बात करेंगे बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2024 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के हिसाब से नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है जिनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इनकी कुछ फाइंडिंग्स आई हैं। सबसे पहले इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में ग्लोबली लीड कर रहा है, हमारा ग्रोथ भी हुआ है मिल्क प्रोडक्शन में। टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट में उत्तर प्रदेश आता है। एग में देखा जाए तो इंडिया सेकंड है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग, 6.8% तक ग्रोथ भी है पिछले 10 सालों में। मेजर स्टेट आंध्र प्रदेश है, सेकंड में तमिलनाडु है प्रोडक्शन में। वूल की बात करें तो वूल में इंडिया का जो ग्रोथ है वो कम है, 0.22% ही है ओवर द लास्ट ईयर। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन जो है हरियाणा के अंदर, उनको WHO रेफरेंस लेबोरेटरी का स्टेटस दे दिया गया है। दरअसल वहां पे एक्सपर्टीज है इक्विन पैराप्लोमोसिस डिसीज को लेकर, जिसके चलते उनको ये स्टेटस मिला है। ये डिजीज जो है ये एक टिक की वजह से होती है और ये टिक प्रोटोजोआ 1 सेकेंड, हाँ, ये जो डिजीज है ये एक तरीके से टिक के थ्रू फैलती है और एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है, उसके वो पैरासाइट को जब टिक कैरी करता है उस टिक को, वो टिक फिर जाके हॉर्सेस डंकी म्यूल पे चिपक जाता है, तो फिर ये डिजीज हॉर्सेस डंकी म्यूल या फिर जेब्रास को होती है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1924 में बनाई गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव है एनिमल डिजीज की इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना। 183 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। पेरिस और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के अंदर। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड की बात करेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिसेंटली 95% तक अपने लैंड रिकॉर्ड के बारे में बोला है कि डिजिटाइज हो चुके हैं रूरल इंडिया के अंदर सिंस 2016। ये अचीवमेंट डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत किया गया है। ये प्रोग्राम 2016 में आया था ताकि नेशनल लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज कर सके। हर एक लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, उसको हैंडल करती है। इस स्कीम को 2021 से 26 तक एक्सटेंड किया गया है। दो नए कंपोनेंट है। सबसे पहले जितने रेवेन्यू कोर्ट है कंट्री के अंदर उनको कंप्यूटराइज करना है और लैंड रिकॉर्ड से इंटीग्रेट करना है। साथ में आधार का जो नंबर है उसको लिंक करना है रिकॉर्ड ऑफ राइट के साथ। और इसमें जो भी हमारा मैनुअल चीज होता था ना कि लैंड के टाइटल को मैनुअली फर्द वगैरह लिखो, चीजें लिखो, जिल्द बनाओ, वो सब नहीं करना, सब कुछ अब डिजिटली ही होगा। अब इसके कुछ इनिशिएटिव भी हैं जैसे भू आधार, जिसमें यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है जो 14 डिजिट का होगा, अल्फान्यूमेरिक कोड होगा, वो हर एक लैंड पार्सल को दे दिया जाएगा। तो वो लैंड पार्सल जिससे बिलोंग करेगा उसके पास एक खुद का इंडिविजुअल नंबर भी रहेगा ताकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ना हो पाए। नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन जो है डॉक्यूमेंट्स का किया जाएगा। भूमि सम्मान जो है ये अवार्ड है प्लेटिनम ग्रेडिंग के, ये उन डिस्ट्रिक्ट्स को दिए जाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस स्कीम को ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर दिया है। बनाना कल्टीवेशन की बात करेंगे। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपेडा के हिसाब से इंडिया जो है उन्होंने 10 फोल्ड इंक्रीज किया है बनाना के एक्सपोर्ट में पिछले 10 सालों में। इंडिया जो है काफी बनाना एक्सपोर्ट किया है 2022-23 में भी। बनाना का कल्टीवेशन जो है अगर देखा जाए तो ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री सेल्सियस में अच्छी उगती है। इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 से 85% चाहिए, सॉइल डीप होनी चाहिए, लॉमी होनी चाहिए, पीएच जो है 6.5 से 7.5 होना चाहिए और इसका गुड ड्रेनेज बहुत जरूरी है, अच्छा मॉइस्चर सॉइल के अंदर बहुत जरूरी है, ना तो ज्यादा एसिडिक ना ही एल्कनी चाहिए। अब मेजर वैरायटी में ड्वार्फ, वेंडिश, रोबस्टा, मोंथन, पूवन, निंद्रन, ये सारी केले की वैरायटी हैं। मेजर प्रोड्यूसर में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। टोबैको बोर्ड की बात करेंगे। फॉर्मेशन डे के मौके पे टोबैको बोर्ड ने हाईलाइट किया कि उनकी जो अर्निंग है फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको फार्मर्स की वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। मतलब ये वैरायटी के फार्मर्स, ये वैरायटी का जो टोबैको है, ये जो फार्मर्स उगा रहे हैं उनकी इनकम बड़ी है। ये टोबैको हाई क्वालिटी का होता है, एरोमेटिक होता है और ये सिगरेट्स में यूज किया जाता है। करंटली इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का वर्ल्ड के अंदर, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। अब अगर बात करें टोबैको बोर्ड की, हेडक्वार्टर गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। 1 जनवरी 1976 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। टोबैको बोर्ड एक्ट
1975 के तहत, और इसका ऑब्जेक्टिव है टोबैको इंडस्ट्री को डेवलप करना। अब बात करेंगे प्रोजेक्ट विस्तार की। आईआईटी मद्रास ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार जो है उसके ऊपर बात की है, और ये कहा है कि ये विस्तार जो है ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होगा जिसमें एआई को यूज किया जाएगा और एग्री एडवाइजरी नेटवर्क होगा एक्चुअली में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा, साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एडवाइस देने वाले लोग हैं वो भी इसके साथ कनेक्ट होंगे ताकि फार्मर्स को अच्छी एडवाइस दी जा सके। ये कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क है जो डिफरेंट डाटाबेस जो हमारे पास एग्रीकल्चर का अवेलेबल है उसको हर किसी को एक्सेसिबल बनाएगा। इससे डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाएगी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर में अच्छा हो पाएगा, और हाई क्वालिटी की एडवाइजरी सर्विस जो है वो किसानों को दी जा सकती है, और क्रॉप प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन और फार्मर्स के पास रेलिवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की भी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। नैनो फर्टिलाइजर की बात करते हैं। इंडियन साइंटिस्ट जो है ना वो नैनो मटेरियल कोटिंग को डेवलप कर रहे हैं जो कि नैनो क्ले से बनी होगी। ये कोटिंग म्यूरेट ऑफ पोटाश या फिर कह लीजिए पोटाश नाम के फर्टिलाइजर के लिए बनाई जा रही है, और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है ये 80% तक पोटेशियम फर्टिलाइजर की नीड को फुलफिल करता है। नैनो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, फर्टिलाइजर ही हैं, लेकिन इनको इनकैप्सुलेट किया जाता है, और इनका जो कैप्सूल तैयार किया जाता है उसके बाहर जो कोटिंग की जाती है वो नैनो मटेरियल की जाती है, ताकि जो इन्वायरमेंट या फिर सॉइल के अंदर जब ये रिलीज हो केमिकल या पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स तो बहुत धीरे धीरे कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज हो। ऐसा ना हो मिट्टी में सडनली रिलीज होकर फ्लो होकर पानी में चले जाए और यूट्रोफिकेशन कर दे वहां पे। इफको जो है उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया फर्टिलाइजर 2021 में लॉन्च किया, फिर नैनो डैप आया 2023 में। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि इफको ने भी एक नया प्रोडक्ट नैनो एनपीके फर्टिलाइजर निकाला। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करना, मिट्टी को खराब नहीं होने देना, पानी को खराब नहीं होने देना, और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन जो है सॉइल के अंदर वो इससे ज्यादा अच्छे से होता है। किसान कवच की बात करें तो साइंटिस्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ खुद को एफिलिएट किया है ताकि इंडिजिनस एंटी पेस्टिसाइड सूट जो है जिसका नाम है किसान कवच उसको लॉन्च किया जा सके। किसान कवच को ब्रिक इन सीम ने बेंगलोर के अंदर बनाया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स पे पेस्टिसाइड के एक्सपोजर का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस किट के अंदर ट्राउजर, पुलोवर, फेस कवर और फेस कवर ये सब होगा। ये ऑक्सिन फैब्रिक से बना होगा। ये फैब्रिक जो है किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड को अगर आप इस फैब्रिक पे स्प्रेड करते हैं, जिसके ऊपर मतलब इस ऑक्सिन फैब्रिक पे अगर स्प्रेड करते हैं तो ये उस पेस्टिसाइड को ब्रेक डाउन कर देता है और उसका नेगेटिव इफेक्ट बॉडी के अंदर नहीं होने देता, बॉडी पे उसको नहीं जाने देता। तो किसान जो है अगर वो पेस्टिसाइड स्प्रेड कर रहे हैं तो इस सूट को या किसान कवच को पहन के वो कर सकते हैं। मिल्कवीड फाइबर की बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है नए नेचुरल फाइबर में, जिसमें मिल्कवीड फाइबर भी आता है, उसको इंकरेज किया है। मिल्कवीड फाइबर एक यूनिक नेचुरल फाइबर है जिसको जो सीड पॉड होता है मिल्कवीड प्लांट का उससे निकाला जाता है। ये प्लांट नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है। इंडिया के अंदर वाइल्ड प्लांट के फॉर्मेट में राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाया भी जाता है। ये ऑयली मटेरियल होता है, लिग्निन होता है, थोड़ा सा चिपचिप टाइप है ना, वुडी प्लांट सब्सटेंस है, और एक तरीके से ये बहुत ब्रिटल होता है, इसको स्पिन नहीं किया जा सकता। एक प्रॉपर्टीज की और है, ये ना एक एम्फीफिलिक मटेरियल है, मतलब ये पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और पानी को रिपेल भी कर सकता है, दोनों प्रॉपर्टी है इसके अंदर। और इसको एब्जॉर्बेंट मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हैं, वाटर सेफ्टी जैकेट बनाने में यूज कर सकते हैं। टोमेटो ग्रैंड चैलेंज की बात करेंगे। सेंटर ने फंडिंग एंड मेंटरशिप जो है टोमेटो ग्रैंड चैलेंज की, उसकी विनर्स को अनाउंस किया है। टीजीसी में एक तरीके से टमाटो की सप्लाई चेन को स्टेबलाइज करने के इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किए गए थे, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी खराब होता है, पेरिशेबल क्रॉप है ना, इसलिए ये चैलेंज रखा गया था। 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था। टमाटो आपका टॉप क्रॉप में आता है। टॉप में टमाटो के साथ अनियन और पोटैटो भी आते हैं। इनमें काफी फ्लक्चुएशन होता है क्रॉप्स के अंदर, क्योंकि ये क्रॉप्स जो है ये खराब होती है, इनका सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है, तो इकोनॉमी जो है जो इस क्रॉप पे अगर डिपेंडेंट है तो वो हिल जाती है उस टाइम पे, है ना। टॉप लार्जेस्ट कल्टिवेटेड प्रोड्यूस और कंज्यूम्ड वेजिटेबल है इंडिया के अंदर, और टॉप जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे काफी इफेक्ट डालती है, मतलब ये सब्जियां अगर रेट में ऊपर नीचे जाती हैं तो सीपीआई भी बिगड़ जाता है। ऑपरेशन ग्रीन इसके लिए लॉन्च किया गया था पीएम किसान संपदा योजना के अंतर्गत, ताकि टॉप क्रॉप में जो प्राइस का वॉलिटिलिटी होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड्स रिपोर्ट की बात करेंगे 2024 की। ये रिपोर्ट जो है रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने की है। लीड्स का ऑब्जेक्टिव क्या था कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस डिफरेंट स्टेट्स में कैसी हो रही है उसको तय करना, देखना। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक भी निकालता है, 2018 में लास्ट टाइम निकाला था। इसी तरीके से हमने नेशनल लेवल पे निकालना शुरू कर दिया। 4 पिलर्स हैं। सस्टेनेबल लॉजिस्टिक कैसा है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सर्विसेज कैसी है हमारे यहाँ पे। स्टेट्स को कैटेगराइज किया जाता है 4 ग्रुप में कि वो कोस्टल है, लैंडलॉक है, नॉर्थ ईस्ट है और यूनियन टेरिटरी है, और उसके हिसाब से उनकी जो अचीवमेंट है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द लॉजिस्टिक, उनको अचीवर्स, फास्ट मूवर, एस्पायरर का स्टेटस दिया जाता है। अचीवर में गुजरात, हरियाणा, असम है, फास्ट मूवर में आंध्र प्रदेश है, बिहार है, एस्पायरर में केरला, वेस्ट बंगाल, मणिपुर है। ये 2024 की रिपोर्ट है।
अब हम बात करेंगे अदर डेवलपमेंट में, जिसका नाम, पहली डेवलपमेंट है गृहा। गृह का फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाज इंटर मॉडल टर्मिनल एट कोलाघाट इन बिहार, इनको 5 स्टार का स्वगृह रेटिंग जो है वो गृहा से मिला है। तो ये इंडिया का इंटर मॉडल टर्मिनल है कोलाघाट बिहार के अंदर। ये टर्मिनल वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक का जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, उसी का पार्ट है, उसी से इसको फंडिंग मिली है। और ये नेशनल वाटरवे वन रिवर गंगा पे जो आपका ऑगमेंट किया गया था, उसी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपका ये टर्मिनल जो है वो खोला गया था। गृहा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट का ज्वाइंट वेंचर है। गृहा एक रेटिंग टूल है जो कि देखता है कि बिल्डिंग किस तरीके से इन्वायरमेंटली परफॉर्म कर रही है, उसका लाइफ साइकिल इन्वायरमेंट में कितना खतरनाक इंपैक्ट डाल रहा है, कितना अच्छा इंपैक्ट डाल रहा है। अगर अच्छा इंपैक्ट डाल रहा होता है तो वो उसको ग्रीन बिल्डिंग का टाइटल या फिर टैग दे देती है। स्वगृहा क्या है? स्वगृहा सिंपल वर्सेटाइल अफोर्डेबल गृह है, मतलब जो स्मॉल स्केल स्टेक होल्डर हैं या छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने वाले जो ओनर्स हैं, उनके भी प्रोजेक्ट को अगर देना है रेटिंग तो स्वगृहा का दिया जाता है। स्माइल प्रोग्राम की बात करेंगे, इंडियन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल फिलहाल में $350 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन जो है वो साइन किया है, और ये सेकंड सब प्रोग्राम ऑफ स्माइल के तहत किया गया। स्माइल का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सिस्टम। ये प्रोग्राम पॉलिसी बेस्ड लोन है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है अगर उनको लगता है कि लॉजिस्टिक सेक्टर में अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है अंडर द स्माइल प्रोग्राम। स्माइल प्रोग्राम में हम लोग इंस्टीट्यूशनल और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है डिफरेंट लॉजिस्टिक्स को हैंडल करने को लेकर, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इनहांस कर रहे हैं। इसमें एक्सटर्नल ट्रेड लॉजिस्टिक की एफिशिएंसीज को भी इनहांस करने की कोशिश की जा रही है। कांडला पोर्ट की बात करेंगे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने मेजर इनिशिएटिव लॉन्च किया है कांडला पोर्ट की कैपेसिटी को इनहांस करने के लिए। कांडला पोर्ट को 1950s में बनाया गया था। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, मतलब इंडिया पाकिस्तान एक थे, तो उस टाइम पे कराची पोर्ट हुआ करता था, लेकिन कराची पोर्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस वेंट टू द पाकिस्तान, तो उसके बाद से 1950s में वी गॉट द कांडला पोर्ट। इसका ऑफिशियल नेम जो है वो दीनदयाल पोर्ट है। 2017 में इसका नाम बदला गया था इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के चलते। लोकेशन कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है कार्गो की वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब काफी अच्छा खासा कार्गो का क्वांटिटी यहाँ पे आता है। पहले नंबर पे पैरादीप पोर्ट जो है उड़ीसा का वो आता है। इसके अलावा ये गेटवे पोर्ट है, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया को कनेक्ट करता है आपस में, मतलब यहीं से सारा सामान उन एरियाज में जाता है। कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो भी यहाँ पे बना हुआ है। 1965 में ये पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो इंडिया और एशिया में बनाया गया था। सर्विसेज में टूरिज्म सेक्टर की बात करेंगे, क्रूज भारत मिशन ने मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा। ये मिशन जो है ये इंडिया का जो विजन है खुद को ग्लोबल हब बनाना इन द क्रूज टूरिज्म, उसको प्रमोट करने को लेकर है। देखिए बहुत सारे वर्ल्ड के डिफरेंट ओशियंस है जहाँ पे क्रूज चलते हैं, तो इंडिया जो है वो भी क्रूज के टूरिज्म के वर्ल्ड में अब पैर रख चुका है अपना, ठीक है। तो हम अपनी कंट्री को ग्लोबल क्रूज डेस्टिनेशन भी बनाना चाहते हैं। डबल हमारा टारगेट है कि हमें क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक अगले 5 सालों में डबल करना है, वॉल्यूम भी डबल करना है। अब बात करते हैं फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन। इसको 3 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा 2024 से 29 तक। 3 क्रूज के सेगमेंट है। सबसे पहले ओशियन और हार्बर क्रूज सेगमेंट, जिसमें डीप सी में लेके जाया जाएगा क्रूज को। रिवर में क्या होगा, नदियों में क्रूज उतारे जाएंगे, कैनाल और बैकवाटर में लेके जाए जाएंगे। आइलैंड में क्या होगा, सीधा आइलैंड्स के साथ क्रूज को कनेक्ट किया जाएगा, वहां पे मूवमेंट होगा। स्टेटस क्या टूरिज्म सेक्टर का, इंडिया 6th नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इन 2022। इंडिया का ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में रैंक जो है वो 39th था, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इंडेक्स निकाला जाता है। इंडिया यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर में 24th नंबर पे है, और टूरिज्म हमारी कंट्री की जीडीपी में 5% तक कंट्रीब्यूट करता है। कुछ और इनिशिएटिव है टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने को लेकर, जैसे कि हम लोग स्वदेश दर्शन 2.0 की स्कीम लेके आए थे ताकि हम सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है वो डेवलप कर सके, टूरिज्म सेंट्रिक अप्रोच डेवलप कर सकें। प्रसाद स्कीम लेके आए थे जिसमें हमारा फोकस था जो पिलग्रिमेज एरियाज हैं जहाँ पे श्रद्धालु बहुत जाते हैं, उन एरियाज को थोड़ा सा रिवाइव करना, रिजुवनेट करना, ताकि इंडिया का एंशिएंट सिविलाइजेशन हेरिटेज बचाया जा सके। 100% एफडीआई जो है वो अलॉ की गई है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, अगर टूरिज्म के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कोई पैसा डालना चाहता है। देखो अपना देश इनिशिएटिव हम लेके आए थे डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने को लेकर। इसके अलावा रूरल टूरिज्म के लिए धोरदो विलेज है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के अंदर, उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज भी दिया गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर एक सास की स्कीम है जिसमें स्पेशल असिस्टेंस स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी को दिया जाता है ताकि उनको अगर टूरिज्म अपने एरिया में ग्रो करना है तो उस पैसे से ग्रो कर सकें। और ये कैपिटल उनको जो दिया जाता है वो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, 50 साल की पीरियड के लिए दिया जाता है। माइनिंग एनर्जी इंडस्ट्री की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री जो है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक के द्वारा हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। और कुछ हाइलाइट्स हैं इसके, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग अगर देखी जाए उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो कंट्रीब्यूशन है वो 7.3% तक ग्रो हुआ है, और टॉप 3 स्टेट में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु आते हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो 7.4% तक इंक्रीज हुआ है, टॉप में तमिलनाडु आता है। मिजेट मेकिंग विजेट फिनोमिना की बात कर लेते हैं। इंडियन फर्म जो है वो डिफरेंट आप ऐसे समझिए मल्टीपल फैक्ट्रीज जो है उनको बनाने की कोशिश कर रही है, मल्टी प्लांट्स लगाने की कोशिश कर रही है सेम स्टेट में। ऐसा नहीं है कि एक बड़ी फैक्ट्री लगा दे, छोटी छोटी फैक्ट्रीज एक स्टेट
स्टेट में लगाने की कोशिश की जा रही है, मल्टीपल फैक्ट्रीज, ठीक है। तो इसी को मिजेट मेकिंग विजेट फिनोमिना कहा जाता है। मल्टी प्लांट फर्म्स जो है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, सिंगल प्लांट फर्म की ज्यादा होती है। तो इंडियन फर्म्स जो है इसी वजह से बांग्लादेश से पीछे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिजेट मेकिंग विजेट जो है ये फिनोमिना इंडिया के अंदर चल रहा है। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जाए तो प्रोडक्शन जो ग्रोथ है वो 1.4% है अगर देखा जाए 2023-24 में, और 2022-23 में 4.7% था। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वैल्यू है वो 77.6% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे जीडीपी में 17% तक कंट्रीब्यूट करता है। एफडीआई इसके अंदर इनफेक्ट बढ़ा है। कुछ इनिशिएटिव है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर। सबसे पहले नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है जो बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया ताकि स्मॉल मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज जो है उनको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर लाया जा सके। 5 फोकल एरियाज हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आना, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स देना, अच्छा खासा स्किल होना चाहिए, एमएसएमई सेक्टर को डायनामिक बनाना, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना। मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ था। हम लोग ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं इंडिया को, और हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पे लेके भी जाना चाहते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी फिर इसमें लाई गई जिसमें इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश की गई, और उन कंट्रीज हमारे कंट्री के उन सेक्टर्स को सरकार ने इंसेंटिव्स दिया जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ताकि बूस्ट किया जा सके एक्सपोर्ट को। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी फिर हम लेके आए ताकि 25% तक हम कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में लेके जा सके। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री की बात करी जाए तो ये कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के तहत लॉन्च किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होता है। कौन सी इंडस्ट्रीज कवर की जाती हैं? जो भी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत आती हैं। बीड़ी और सिगार मैन्युफैक्चरिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग वाली हो गई, लेकिन ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। फिर वो यूनिट यहाँ पे 100 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय हैं, वो भी इसमें कैलकुलेशन में यूज होती हैं। एमएसएमई की बात करेंगे। यूनियन बजट 2025-26 के हिसाब से गवर्नमेंट जो है उन्होंने एमएसएमई की क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर दिया है। ग्लोबली एमएसएमई जो है वो 90% तक बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, 60% तक एम्प्लॉयमेंट में करता है, 50% जीडीपी में करता है। इंडिया में हमारे यहाँ पे 30% इंडिया की जीडीपी में, 46% इंडिया के एक्सपोर्ट में एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है। कुछ की मेजर्स हैं एमएसएमई के बजट में जो मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है ना एमएसएमई सेक्टर को वो थोड़ी सी इनहांस कर दी गई है। आपको यही टेबल से पढ़ लेना है, सीधा भी बताऊंगी। साथ में जो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड की स्कीम है वो लाई गई है। मतलब क्रेडिट कार्ड से पैसा जो है वो सीधा फेच किया जा सकता है। न्यू फंड ऑफ फंड लॉन्च किया गया है। मतलब 10,000 करोड़ का फंड साइड में रखा गया है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, और ये पैसा जो है एमएसएमई सेक्टर के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर जो स्कीम है 5 लाख रुपए विमेन शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर को देनी, ये भी स्कीम जो है इसमें लोन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं रुपीज इन करोड़ जो है, साथ में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। करंट में क्या है, रिवाइज क्या है, माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। माइक्रो एंटरप्राइज अब वो कहे जाएंगे जो 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में है, स्मॉल वाले 25 करोड़, मीडियम वाले 125 करोड़। टर्नओवर की बात करें तो माइक्रो वो होंगे जिनका टर्नओवर 10 करोड़ का होगा साल का, और स्मॉल वाले वो होंगे जिनका 100 करोड़ का होगा, मीडियम वाले वो होंगे जो 500 करोड़ के टर्नओवर पे होंगे। कुछ इनिशिएटिव है एमएसएमई को सपोर्ट करने को लेकर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जिसमें हम लोग कोलेट्रल फ्री, मतलब किसी तरीके को कोई चीज गिरवी नहीं रखना, कोलेट्रल फ्री माइक्रो क्रेडिट 20 लाख तक का प्रोवाइड किया जाता है। न्यू तरन प्लस की कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की गई है। अगर 10 लाख से ऊपर का लोन लेना है, अप टू 20 लाख लेना है, ठीक है। सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी यानी कि क्रिएट की जो स्कीम है इसमें लोकल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट क्वालिटीज को एनहांस किया जाता है, लोकल कम्युनिटीज के लाइवलीहुड को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए वो खोली गई है। ये 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और सिडबी ने मिलकर खोली थी। इसका ऑब्जेक्टिव था जो भी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, जो आगे पैसा देते हैं, उनको इजीली क्रेडिट देना ताकि वो आगे एमएसएमई को अच्छे से पैसा दे सकें। एलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक आ सकते हैं। एमएसएमई लोन की अगर बात की जाए तो जितने भी बैंक लोन्स हैं एमएसएमई को वो देने कंपल्सरी है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब हम बात करेंगे रिसीवेबल सिक्योरिटाइजेशन गेनिंग पॉपुलैरिटी के बारे में। एमएसएमई के अंदर लिक्विडिटी को ज्यादा एनहांस करने के लिए जो आपका रिसीवेबल सिक्योरिटाइजेशन है उसका फिनोमिना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। रिसीवेबल सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? देखिए ये ना एक फाइनेंशियल प्रोसेस होता है जिसमें जो कंपनी होती है वो अपने अकाउंट के जो रिसीवेबल होते हैं उनको कैश में कन्वर्ट कर लेती है। मतलब अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में बेच देती है ताकि उसको उससे पैसा मिल सके। लिक्विड ऐसे समझिए, लिक्विडिफाई करना अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। कंपनी जो है अपने रिसीवेबल या फिर जो ट्रांसफर होते हैं उनको थर्ड पार्टी को दे देगी, और थर्ड पार्टी रिटर्न में क्या करेगी, उनको पैसा दे देगी। और थर्ड पार्टी को जो कंपनी ये रिसीवेबल वगैरह देती है वो सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में देती है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि एमएसएमई जो है वो अपने आउटस्टैंडिंग पेमेंट को क्लियर कर सकता है इससे, और सिक्योरिटीज जो उनकी हैं उन्हीं को बेच के वो पैसा मार्केट से रेज कर रहे हैं तो अपने मतलब गेन को बढ़ा सकते हैं, इजिली फंड उनको मिल सकता है। ट्रेड्स की बात करेंगे।
ट्रेड्स के थ्रू जो भी बिल आपके फाइनेंस किए गए उनमें ग्रोथ काफी आया है। ट्रेड का फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट बिल्स की डिस्काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। एमएसएमई भी यूज करते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट भी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इनवॉइस पे डिस्काउंट किया जाता है। अब ऐसे समझिए कि किसी शॉपकीपर से 100 कपड़े जो है या 100 चादरें खरीदी किसी ने, ठीक है। अब उस शॉपकीपर को तुरंत पैसा नहीं दिया, शॉपकीपर को मतलब एक बिल दे दिया और ये कहा कि इतनी तारीख को आपको ये पैसा जो है वो मिल जाएगा, इस अकाउंट से आप जाके मतलब आपके पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो उसको इनवॉइस दिया है, अब शॉपकीपर को तुरंत पैसा चाहिए तो वो क्या करे, अब वो जाएगा इस वाली रिसीट को लेकर ट्रेड्स के पास। ट्रेड्स वाले जो है वो इमीडिएटली इसको पैसा दे देंगे। फॉर एग्जांपल इसका 10,000 देना था तो 10,000 इसको मिल जाएगा, पर पूरा 10,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि 10,000 तो तब मिलता ना जब ये वेट करता उतने दिन के लिए जितने में वो बिल कैश होता। पर क्योंकि शॉपकीपर ने वेट नहीं किया तो ट्रेड्स वाले 10,000 में से कुछ पैसा अपनी फीस का काटेंगे, बचा हुआ इनको दे देंगे, ठीक है। तो ये डिस्काउंटिंग वाला सिस्टम ही होता है, मतलब पैसा थोड़ा काट के बाकी उनको सिक्योर तरीके से फाइनेंशियली जो असिस्टेंस चाहिए वो दे दिया, ठीक है, कॉम्पिटिटिव टर्म्स पे। और इसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती। 3 तरीके के प्लेटफॉर्म होते हैं इसमें, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, M1 एक्सचेंज हो गया और इनवॉइस मार्ट हो गया, ये इंडिया के अंदर चलते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज फॉर 2023 या 4 वो रिलीज हो चुकी है। ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने रिलीज करी है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर है। एजूस की अगर बात की जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट इकोनॉमिक और ऑपरेशनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट के, उनको मेजर करना कि वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और डिफरेंट सर्विस सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। पॉलिसी मेकिंग के इनपुट देना, नेशनल अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स को सपोर्ट करना। अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज वो प्रोडक्शन यूनिट होता है जो कि लीगल एंटिटी के तौर पे इनकॉर्पोरेट नहीं है अलग से और ऑनर से अलग नहीं है। जो भी एसेट इस एंटरप्राइज में यूज किया जाएगा वो एंटरप्राइज को बिलोंग नहीं करता है, ऑनर को ही बिलोंग करता है, क्योंकि ये लीगल एंटिटी के तौर पे अलग से तो रजिस्टर होते नहीं है। और ये कोई भी ट्रांजेक्शन अगर करते हैं तो सीधा नहीं करते हैं, अपने ऑनर के बिहाफ पे करते हैं। ऑनर ही हमेशा पर्सनली लायबल होता है इनके डेप्ट और ऑब्लिगेशन को लेकर। ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। WEF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन को लेकर, 1971 में नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पे सेटअप की गई थी। ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट को इंश्योर करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है। एनुअल मीटिंग davos स्विट्जरलैंड के अंदर होती है। इसके कुछ इनिशिएटिव है, फर्स्ट मूवर कोलिशन जो कि ग्लोबल इनिशिएटिव है डिफरेंट कंपनीज का, ताकि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आई जा सके, ताकि हैवी इमिटिंग जो सेक्टर्स हैं, हैवी CO2 इमिट करने वाले सेक्टर, उनको डीकार्बोनाइज किया जा सके। एडिसन अलायंस एक डिजिटल इंक्लूजन का इनिशिएटिव है इनका। फिर नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर जो है वो इनका इनिशिएटिव है। कुछ रिपोर्ट्स हैं, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड रिपोर्ट निकाली है 2025 की। इनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये इकलौती यूनाइटेड नेशन की ट्राईपार्टेट एजेंसी है जो 1919 से ही चलती आ रही है। 187 मेंबर स्टेट हैं। लेबर स्टैंडर्ड उनकी पॉलिसीज क्रिएट करना, ये सब ये काम करते हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसको 1919 में बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के दौरान। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्कर्स के राइट्स को इंश्योर करना, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी जो है वुमेन और मेन में वो क्रिएट करना। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की बात करें तो यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा डायमंड जुबली जो है वो उसकी अटेंड की गई है। ये आपकी 1964 में सेटअप की गई थी ताकि स्टेट और सेंट्रल का जो कोऑपरेटिव बैंक है वो अच्छे से ऑपरेशन कर सके, डेवलपमेंट कर सके। और कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को ये मजबूत करने के लिए, इंक्लूसिव बनाने के लिए लाई गई थी। 3 विंग्स हैं इसके, प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल इंडिया म्यूचुअल अरेंजमेंट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने गुड प्रैक्टिस का अवार्ड दिया है एशिया पैसिफिक में। EPFO जो है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस 1951 के चलते स्टैब्लिश की गई थी। बाद में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 लाया गया। अभी एक्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोग्राम को लेके आना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की स्कीम हो गया, पेंशन स्कीम, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ये सब इनकी स्कीम्स हैं। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है उन्होंने हाल फिलहाल में कहा है कि ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड को रिवाइज करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके। ये अथॉरिटी जो है वो आपकी न्यू दिल्ली के अंदर बैठती है, हेडक्वार्टर वहीं पे है और ये 2018 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कंपनीज एक्ट 2013 के चलते। इसका ऑब्जेक्टिव है जितनी भी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है इंडिया के अंदर उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की पॉलिसीज जो है उनको इंप्रूव करना। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिस्टोर, इनके ऑफिसर्स को ड्यूटी पे रिस्टोर कर दिया है। ये आपका जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस का डायरेक्टोरेट है ये एक एंटी स्मगलिंग एजेंसी है इंडिया की और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्मगलिंग को रोकना, डिटेक्ट करना, एनवायरमेंटली सेंसिटिव आइटम्स का जो इलीगल ट्रेड होता है उसको रोकना, कमर्शियल फ्रॉड को रोकना। NCDRC यानी कि नेशनल कंज्यूमर
डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की बात करते हैं। ये क्वाजी जुडिशियल कमीशन है, 1988 में सेटअप किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के चलते। इसमें सिटिंग या रिटायर्ड जज जो है सुप्रीम कोर्ट के और या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो बैठते हैं और ये कंप्लेंट लेते हैं मोर देन 2 करोड़ वाली। साथ में अपेलेट और रिविजनल जुरिस्डिक्शन जो है वो भी इनके पास लाई करती हैं। अगर स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट से कोई कंप्लेंट आती है तो इनको वो अपील के तौर पर लेनी पड़ती है और इनकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाई करती है। मिसलेनियस में वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 स्टैटिस्टिकल ईयर बुक की बात करेंगे। रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन का, उन्होंने स्टैटिस्टिकल ईयर बुक रिलीज करी है और कहा है कि डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से ग्लोबल फूड और एग्रीकल्चर लैंडस्केप जो है वो बदल रहा है। कुछ हाईलाइट हैं जैसे कि जो एग्रीकल्चर का शेयर है ग्लोबल जीडीपी में वो स्टेबल चल रहा है 2000 के बाद से। एग्रीकल्चर 26% लोगों को ग्लोबली लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देता है। 2022 में इंडिया, चाइना, ये 2 कंट्री ऐसे हैं जहां पे लार्जेस्ट लेवल पे इरिगेशन या सिंचाई की सुविधा एग्रीकल्चर में दी गई थी। अमेरिका और यूरोप जो है वो हाईएस्ट एक्सपोर्टर हैं एग्रीकल्चर की कमोडिटी के। एशिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है सीरियल्स का। इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है मिल्क का। सेकंड प्रोड्यूसर है शुगर केन और फिशरीज का। फिर फूड सिक्योरिटी में देखा जाए तो फूड इनसिक्योरिटी विमेन में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और 2000 से 2022 के बीच में एग्रीकल्चर का लैंड जो है वो भी कम हुआ है। फॉरेस्ट एरिया भी डिक्लाइन हुआ है। ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है एग्री फूड सिस्टम से वो भी इंक्रीज हुआ है। कुछ रिपोर्ट है न्यूज में, जैसे इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 की वी बॉक्स ने निकाली। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024 की रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की है। ट्रेडिंग विद इंटेलिजेंस हाउ ए शेप डब्ल्यूटीओ की है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2024 की जो रिपोर्ट है वो विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 की रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर की है। साथ में यूएन सीटेट की है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 23rd है। ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर और हिंब्रिज फाउंडेशन ने निकाली है। ग्लोबल वेज की रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को अवार्ड मिला है 1 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, क्योंकि इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन आस्क एन अपॉइंटमेंट AAA+ इसको लॉन्च किया था और ये 3 सर्टिफिकेट जो है इसके साथ साथ इनको दिए गए क्योंकि ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट और डिजीज, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, इनके ऊपर भी इन्होंने काम किया। और जो आपका रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम फॉर एशिया पैसिफिक है वहां पे ये अवार्ड दिए गए हैं। ये आपका रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम फॉर एशिया एंड पैसिफिक जो है ये इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने रियाद में ऑर्गेनाइज किया। एसिक और AAA+ क्या है? एसिक जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंतर्गत सेटअप किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है। इसमें इंश्योर्ड पेंशन बेनिफिशियरी स्टाफ ये सब आते हैं, इनको ये सर्व करता है। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन जो है वर्ल्ड की लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस में। इसको 1927 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बनाया गया था। कुछ क्विक अपडेट ध्यान रखिएगा। बनिहाल बाईपास जो है इसको कंप्लीट कर दिया गया है। ये पास NH44 में जम्मू एंड कश्मीर के सेक्शन में बनाया गया है। NH44 को पहले NH7 कहते थे। ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का और श्रीनगर जो है उसका जो नॉर्दर्न टिप है उसको जम्मू के साथ और कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ने का इसका काम है। जेड मोड टनल की बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जेड मोड टनल जो है उसको इनॉग्रेट किया है गंदरबल सोनामार्ग एरिया में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इनिशियली इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 में स्टार्ट किया था और बाद में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इवॉल्व कर दिया गया। ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए है। श्रीनगर और सोनमर्ग को जोड़ती है लेह के थ्रू। अंजी घाट ब्रिज की बात करेंगे। इंडियन रेलवे ने मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अपना कंप्लीट किया है अंजी घाट ब्रिज के थ्रू। इंडिया का पहला केबल स्लेड रेल ब्रिज है। ये आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो आपका प्रोजेक्ट है उसका ये पार्ट है। ये कटरा और कश्मीर वैली की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। बैंकनेट की बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिवैम्ड ई ऑक्शन पोर्टल बैंकनेट जो है इसको लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉपर्टी होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ऑक्शन करना। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा बायर्स और इन्वेस्टर के लिए। ओपन प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी सब यहाँ पे रहेंगी और ये प्लेटफॉर्म जो भी डिस्ट्रेस्ड एसेट है सरकार के पास फालतू में पड़ा हुआ है ना और उसको कोई काम नहीं है, उसको बेचने में काम आएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इंटरेस्ट कवरेज रेशो अनलिस्टेड कंपनी का 30 सालों में सबसे हाई है। ये फाइनेंशियल रेशो होता है जो एक्चुअल में ये बताता है कि फर्म जो है वो कितना अपना कर्जा चुका सकती है, उसका आउटस्टैंडिंग डेट जो है उसको आप समझिए पे करने की कैपेबिलिटी उसमें कितनी है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसको जब हम इंटरेस्ट के एक्सपेंस से डिवाइड करते हैं तब हमें ये मिल जाता है। ये लेंडर, क्रेडिटर या इन्वेस्टर के द्वारा देखा जाता है। ये रेशो के हिसाब से वो पैसा जो है सामने वाली कंपनी को देते हैं। ठीक है, अगर ये लो होता है तो मतलब उनके पास ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो इजीली अपना पैसा चुका सकते हैं। अगर हाई होता है तो रिस्क होती है कंपनी। ईशान इनिशिएटिव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने है, इंडिया का है। इन्होंने इस पर स्टार्ट कर दिया काम करना। फुल फॉर्म है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? 4 जो एयर स्पेस के रीजन है उनको कंबाइन करना, नागपुर से मॉनिटर करना। यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल की बात करेंगे।
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल जो है इंडियन ग्रिड के लिए उसको अपनी अनुमति दे दी है। इसका ऑब्जेक्टिव है ग्रिड में स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी लेके आना। और इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स जो है आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया है। इसकी अगर बात की जाए तो बेस ईयर 2010-11 है। डाटा सोर्स में देखा जाए तो ट्रांजेक्शन जो लेवल होता है वो 10 मेजर सिटीज में इसमें चेक किया जाता है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई ये सिटीज इसमें कवर किए गए हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन की बात करते हैं। सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है सिविल एविएशन की वो कंक्लूड की गई है इसी डिक्लेरेशन के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि एविएशन सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना, साथ में इंटरनेशनल एयर लॉ की जो ट्रीटी है उसको रेटिफाई करना। यूपीआई की बात करते हैं। रिसेंटली आरबीआई जो उन्होंने परमिट दे दिया स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि वो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन जो है यूपीआई के थ्रू वो एक्सटेंड कर सकते हैं। अब क्रेडिट लाइन की अगर बात की जाए तो इसमें पेमेंट जो होंगी वो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन के थ्रू ही इशू की जा सकती है स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इंडिविजुअल्स को। मतलब इसमें जो इंडिविजुअल कस्टमर होंगे उनका प्रायर कंसेंट चाहिए और सीधा सीधा क्रेडिट लाइन या क्रेडिट उनको यूपीआई सिस्टम के थ्रू ही दे दिया जाएगा। ऐसे हम फोन पे खोलते हैं ना, सीधा हमें दिखता है कितना लोन ले लीजिए, ये लीजिए, वही हिसाब किताब है। अब बात करेंगे रिस्ट्रिक्टेड रिटर्न इन्वेट के बारे में। रिसेंटली सेबी ने प्रपोज किया है कि एक फ्रेमवर्क होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड रिटर्न इन्वेट को लेकर ताकि इन्वेस्टर की सिक्योरिटी बनी रहे। रेस्ट्रिक्टेड रिटर्न इन्वेट क्या होते हैं? ये दरअसल ट्रेडिशनल इन्वेट से अलग होते हैं। यहाँ पे जो रिटर्न होता है वो डायरेक्टली जो परफॉर्मेंस चल रही होगी अंडरलाइन असेट की जिसके ऊपर स्टॉक निकाले गए हैं उसकी परफॉर्मेंस से ही रिटर्न जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो रिटर्न जो है वो पहले वाले मॉडल में, पुराने वाले में, ट्रेडिशनल में ऐसे होता था। और नया वाला जो मॉडल है इसमें जो रिटर्न होगा वो डाउन साइड प्रोटेक्शन या फिर फ्लोर के साथ और एक कैप होगा, मतलब एक अपर और लोअर लिमिट होगी, उसके साथ रिटर्न को टाई किया जाएगा, ना कि सीधा सीधा एसेट की वैल्यू के साथ टाई किया जाएगा। डाउन साइड प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो अगर इनविट फॉल होता है, मतलब उसका वैल्यू अगर गिर जाता है, तो स्पॉन्सर जो है उनको कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा। मतलब डाउन साइड एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे अगर स्टॉक गिरता भी है तभी उनको मिनिमम पैसा तो मिलेगा, क्योंकि कैप लगा दी ना ऊपर और नीचे फ्लोर लगा दिया। अप साइड में अगर इनविट का रिटर्न एक्सीड हो जाता है, थ्रेशोल्ड से बढ़ जाता है, तो जितना थ्रेश ऊपर बढ़ा हुआ जो इंटरेस्ट है वो इनविट के पास नहीं जाएगा, वो स्पॉन्सर के पास जाएगा। क्योंकि अगर रिस्क स्पॉन्सर ले रहा है, अगर रेट गिरा तो भी तो स्पॉन्सर पैसा दे रहा है ना इन्वेस्टर को, तो अगर रेट बढ़ेगा थ्रेशोल्ड से ज्यादा तो भी तो स्पॉन्सर पैसा रखेगा ना। मेडिकल डिवाइस सेक्टर जो है उसको सनराइज सेक्टर कहा गया है। सनराइज सेक्टर वो होते हैं जो कि डेवलपिंग या फिर रैपिड ग्रोथ रिफ्लेक्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है मेडिकल डिवाइस इन एशिया में। अगर देखा जाए 100% एफडीआई परमिटेड है। नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल की बात करेंगे, ई मैप इसका नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का ये पोर्टल है। नेशनल कंज्यूमर डे के मौके पर इसको लॉन्च किया गया जो हम 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इसको डेवलप कर रहा है ताकि स्टेट लेवल का जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है और पोर्टल है उसको यूनिफाइड नेशनल सिस्टम से हम लोग कनेक्ट कर सकें। तो इसी के साथ इकोनॉमी का पोर्शन हमारा ओवर हो गया है।